हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होप मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही है। ठीक है। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। हमने टाइम एंड वर्क के थोड़े बहुत बेसिक्स किए थे और आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। विल सॉल्व क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस के थ्रू आपको धीरे 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 पकड़ जो आपकी है टाइम एंड वर्क में मजबूत होती जाएगी। ये बहुत ही ऐसा चैप्टर है जो आसान है। इसके क्वेश्चंस बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करोगे, यानी सवालों को सिर्फ सॉल्व करना नहीं, उसको समझना भी सीख जाओगे, तुम्हारा रास्ता उतना ही सरल होता जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए सवाल, ए एक काम को 3 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 5 दिनों में कर सकता है। आपको बताना है दोनों की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो क्या है। पहली बात तो ये कि जब एफिशिएंसी रेशियो निकालेंगे तो ये 3:5 तो टाइम का रेशियो है। एफिशिएंसी रेशियो क्या होगा, उल्टा। अब रिएक्शन कैसा होना चाहिए, जो कम दिन लगाएगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, जो ज्यादा दिन लगाएगा उसकी एफिशिएंसी कम होगी। तो आपको यहां एक रिएक्शन आपका नेचुरल है कि ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी में ए वाला ज्यादा होगा, बी वाला कम होगा। तो जाहिर सी बात है ये 5:3 बनने वाला है, आपका उल्टा कर देंगे। ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही है, एफिशिएंसी का रेशियो 5:3। ए किसी काम को करने में 10 दिन लगाता है और बी 15 दिन लगाता है। कह रहा है कितने दिनों में वो एक साथ मिलकर इस काम को पूरा करेंगे। तो पेन नहीं उठाएंगे इन सवालों में, कोशिश करेंगे कि इनकी मेंटली करें। ओके, 10 दिन 15 दिन। अब देखो 10 और 15 वाले जब भी मिलेंगे तो जो काम होगा, जो रिएक्शन में चाहता हूं, देखो आपको क्या डेवलप करना है। आंसर तो लगा ही लेंगे, बट ये रिएक्शन नहीं चाहिए मुझे। जो रिएक्शन चाहिए वो ये चाहिए आपसे कि अगर 10 दिन वाला है मेरे पास और 15 दिन वाला है। अब देखो ध्यान से, अगर 2 लोग होते 10 दिन वाले तो काम 5 दिन में हो जाता, 2 लोग 15 दिन वाले होते तो काम 7.5 दिनों में हो जाता। ठीक है। आपका जो आंसर है वो 5 और 7.5 के बीच में आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है 6 डेज, तो वही करेक्ट होगा। अंडरस्टैंड, मैं आपको कुछ कोशिश कर रहा हूं कि कुछ नए रिएक्शंस आपके दिमाग में आए, नया रिस्पॉन्स आपके दिमाग में आए। आप बताओ कि ए और बी अगर दोनों लोगों की एफिशिएंसी 10 डेज होती तो वो कितने दिनों में काम खत्म करते? बोलो कितने दिनों में काम खत्म करते? 10-10 दिन में अगर काम कर रहे होते तो 5 दिनों में काम खत्म हो जाता। दोनों अगर 15 डेज में काम खत्म कर रहे होते तो काम 7.5 डेज में खत्म हो जाएगा। अब एक 5 दिन वाला है, एक 10 दिन वाला है, सॉरी एक 10 दिन वाला है, एक 15 दिन वाला है, तो इनके बीच में नंबर ऑफ डेज लगेंगे, यानी 5 से 7.5 के बीच में कहीं होगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि एग्जैक्टली मिडिल में होगा क्या। इस तरह का दिमाग अभी आपको नहीं लगाना है, आपको सिर्फ ये बोलना है कि बीच में होगा। ठीक है, इट विल बी इन बिटवीन। ये एग्जैक्टली मिडिल में होना कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एग्जैक्टली मिडिल में होगा। ठीक है, तो इसलिए आपकी वैल्यू क्या हो गई, 6 डेज आएगी। इसका आंसर बीच में होगा। अब इसको नॉर्मली भी सॉल्व कर लेते हैं। आप कहोगे एलसीएम अप्रोच लगाएंगे तो 10 और 15 का एलसीएम जो होगा, 10 और 15 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, वो आप कहोगे 30 होगा, क्योंकि यहाँ 10 दिया है और यहाँ 15 दिया है। एलसीएम आपका 30 हो गया। और अगर आपका एलसीएम 30 हो गया तो ये 3 हो गया और ये कितना हो गया, 2 हो गया। 3 और 2 को मिलाओगे तो 5 यूनिट्स पर डे हुआ, और 5 यूनिट्स पर डे से अगर 30 यूनिट्स काम कराना है मुझे, तो नंबर ऑफ डेज जो रिक्वायर्ड होंगे आपके वो कितने होंगे, वो 6 डेज रिक्वायर्ड होंगे। तो आपका आंसर यहाँ से कितना आ गया, 6। सो एलसीएम अप्रोच आपका डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही बेहतर है, और आपकी वैल्यू आ गई है। ठीक है। अगर आप इसको परसेंटेज अप्रोच से करोगे तो आप कहोगे ए का हो जाएगा 10% और बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 2/3%, और ये वैल्यू मिला के कितना हो जाएगा, 16 2/3%। 16 2/3% का परसेंटेज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है 1/6। इसका मतलब अगर ये मिलके काम करेंगे तो 6 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपको एफिशिएंसी से करना है तो आप कहोगे एफिशिएंसी ऑफ ए और एफिशिएंसी ऑफ बी का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो वो आएगा 15:10, यानी 3:2। अब 3 वाला अगर काम को खत्म करने में 10 दिन लगाता है तो टोटल वर्क आपका हो गया 30 यूनिट्स। अब 30 यूनिट्स का काम अगर दोनों मिलके करेंगे 5 यूनिट पर डे के हिसाब से, तो दिन कितने लगेंगे, 6 डेज। तो सारी चीज़ें सही हैं,
पर मैं आपको ये रिएक्शन चाहता हूं कि आप डेवलप करिए, इससे कई सारे प्रश्नों में आंसर आप ऐसे ही लगा दोगे बिना कैलकुलेशन के। तो मेरा फोकस क्या है कि ये सारी चीजें सीखो, बट ये रिएक्शन होना चाहिए कि अगर दोनों 10 दिन वाले होते तो 5 दिनों में काम हो जाता, दोनों 15 दिन वाले होते तो काम 7.5 डेज में हो जाता। तो अगर एक 10 वाला है और एक 15 वाला है तो जाहिर सी बात है कि जो काम खत्म होगा वो 5 से 7.5 दिन के बीच में कहीं लगने वाला है। ठीक है, क्लियर? 2 से इक्वेट, कहां 2 से इक्वेट किया है मैंने? 2 से मैंने इक्वेट नहीं किया है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दोनों की एफिशिएंसी अगर अलग अलग ना होके एक्सट्रीम में बराबर होती, दोनों अगर 10 डेज में कर रहे होते तो काम कितने दिनों में खत्म होता, दोनों 15 डेज में कर रहे होते तो कितने दिनों में खत्म होता। तो जाहिर सी बात है अगर एक 10 दिन में कर रहा है, एक 15 दिन में कर रहा है, तो उनको जब मिला दोगे आप तो जो वर्क खत्म होगा वो कहाँ होगा? बीच में होगा। अब एक तरीका इसका और भी है, आप सभी लोगों को मालूम है कि दोनों जब मिल जाते हैं तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? ए बी अपॉन ए प्लस बी। ए बी अपॉन ए प्लस बी से भी आप इसको लगा सकते हो कि ये 10 इंटू 15 है डिवाइडेड बाई 10 प्लस 15 है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 150 बटे 25, 6 डेज यहां से भी निकल आएगा। तो यू हैव मेनी वेज टू गेट द आंसर। अभी सीखने का समय तो सब कुछ सीखते रहो। परसेंटेज और बेटर है, देखिए डोंट से व्हाट इज बेटर व्हाट इज नॉट बेटर, नो, दीज रिएक्शंस एट दिस स्टेज आर वेरी हार्मफुल। जब आप कहोगे कि ये बेटर है ये नहीं है तो आपका फोकस क्या होगा? शिफ्ट हो जाता है बेटर की तरफ, और वो सबसे बड़ा धोखा है। हाँ जी, क्लियर? अब ये सवाल देखिए, A can do a piece of work in 18 days and B can take 16 days to do the same work. If they work on it together for 6 days, then what fraction of work is left? कितना काम बाकी बचा है ये आपको मालूम करना है अगर इन दोनों ने मिल के 6 दिन काम किया तो। ठीक है, अच्छा सवाल है और काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि अगर इन्होंने 6 दिन काम किया है तो काम का कितना पोर्शन बाकी है ये आपको बताने की आवश्यकता है। तो जरा सोचिए और मुझे बताइए, मैं वेट कर रहा हूं कि आपके हिसाब से यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, 9/23 या फिर 7/24 या फिर 17/24 या फिर आपका 13/24? क्विक एंड टेल मी। जल्दी, इतना समय कहाँ सवाल में? 7/24 कैसे लगाया आपने? 7/24। सो अगेन देखिए, सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। देयर आर मेनी वेज आउट टू सॉल्व द क्वेश्चन। लेट अस सी द फर्स्ट वेरी बेसिक तरीका कि ए जो है 18 दिनों में करता है और बी कितने दिनों में करता है? 16 दिनों में। अब मेरा एक प्रश्न है कि अगर इन दोनों की एफिशिएंसी 18 होती तो काम 9 दिनों में खत्म होता। दोनों की एफिशिएंसी अगर 16 होती तो दोनों मिला के काम को 8 डेज में खत्म करते। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों मिलके काम करेंगे तो ये काम आपका कुछ 8.5 डेज में खत्म हो जाएगा। दैट्स द सिनेरियो। लगभग, इट्स नॉट एग्जैक्टली 8.5 बट 8 से 9 के बीच में ये काम खत्म कर देते। तो कहने का मतलब है कि अगर 6 डेज काम हुआ है तो इस केस में कितना काम हो जाएगा? आप कहोगे जो काम बचेगा वो 25% काम बचेगा। क्यों? क्योंकि ये जो 6 दिन काम हुआ है 8 दिन की तुलना में कितना है? 3/4 काम हो चुका है। लेकिन अगर 9 दिनों में काम खत्म होगा तो यू जस्ट आस्क योरसेल्फ कि 6/9 कितना है आपका? 2/3 है, 2/3 है। यानी जो काम बचेगा वो 33.33% काम बचेगा। तो दोनों सिनेरियो में अगर 6 दिन काम हुआ है तो दोनों एक्सट्रीम्स पे इतना काम और इतना काम बचेगा। यानी आपका जो आंसर है, जो काम जितना बचा होगा वो इनके बीच में होगा, कहीं 25 से ज्यादा और इससे कम। तो 25 से ज्यादा और इससे कम, देखो कितने ऑप्शंस हैं, राइट? तो देखो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 50% से ज्यादा है, ये भी 50% से ज्यादा है। 24 का आधा 12 होता है, 12 से ज्यादा है।
अब इन दोनों ऑप्शंस में आपको ये देखना पड़ेगा कि कहां पर ये चीज आपकी रियलाइज होगी। देखो ये 20 है, 20 चौके 80 होता है, तो ये वैल्यू जो है 40% के आसपास जा रही है। 23 चौके 92 होता है, तो 40 से थोड़ा कम है बट 40 के आसपास है। आपका आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन 7/24, जो कि यहां का करेक्ट आंसर है। ऑल राइट, क्लियर? समझ में आई मेरी बात? मेक सेंस? सो लुक, दिस अल्टरनेट अंडरस्टैंडिंग is very critical in many questions, okay, that we are not solving exactly but we are able to figure out कि मेरा आंसर किस रेंज में है, and using that I can mark the answers. It will be very handy in many questions. It is worth trying, but इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी कुछ सीखने नहीं जा रहे हैं, हम सब सीखेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के क्या तरीके हैं। there are many ways out to solve the question, right? उसी में से हम एक काम ये कर सकते हैं कि देखो, अब हम कहेंगे हम एफिशिएंसी का रूट ले सकते हैं, हम इसमें एलसीएम का रूट ले सकते हैं। 18 और 16 का एलसीएम कितना होगा? ठीक है, 18 और 16 का एलसीएम कितना होगा? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोचना कि एलसीएम निकालने में मेरा कितना समय जा रहा है। ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट इट। 18 और 16 का एलसीएम कितना होगा? क्या आपके दिमाग में एलसीएम की वैल्यू तुरंत आ रही है? नहीं आ रही है। बी फ्रैंक अबाउट इट। क्या आ रही है तुम्हारी? नहीं, क्योंकि अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारा एलसीएम कितना जाएगा। तो ये 16 में 2 की सारी पावर्स हैं और यहां पर 9, 16 9 या 144। ठीक है, कुछ समझ गया कि नहीं गया? तो जितना क्विकली आप एलसीएम निकालोगे उतना ही जल्दी आपसे ये सवाल होंगे जो एलसीएम अप्रोच पे बेस्ड होंगे। तो ये 144 हो गया, तो आप कहोगे 18 इंटू 8 जाएगा आपका और 16 इंटू 9 जाएगा। ये आपकी वैल्यू होगी 144 के रेस्पेक्ट में। अब इन दोनों को अगर आप मिलाओगे तो आपका 8 + 9 17 यूनिट्स पर डे का काम होगा, और 17 यूनिट पर डे का काम आपको कराना कितने दिनों तक है? 6 डेज तक कराना है। तो अगर आप 6 डेज तक करा दोगे तो आपका 102 यूनिट्स हो गया, और 102 यूनिट्स अगर काम हो गया, ठीक है, तो आप कहोगे कि 144 में अगर 102 यूनिट काम हो गया है तो मेरा 42 यूनिट का काम बाकी है, और टोटल काम मेरा 144 यूनिट का है। तो इनका जो रेशियो है वो आपको यहां से निकालना पड़ेगा। तो 6 7 और 6 से इसको आप डिवाइड करोगे तो 7/24 बचा हुआ काम आ गया, जो कि आपका आंसर क्या है? बी ऑप्शन। बी इज द करेक्ट आंसर ये। अब मैं यहां पर तीसरी अप्रोच में आता हूं, जो एफिशिएंसी अप्रोच है उसमें एलसीएम नहीं निकालना पड़ता है। दैट्स अ गुड थिंग। एलसीएम निकालने का समय जो है आपका बचता है, क्योंकि वहां हम रिवर्स अप्रोच में जाते हैं। तो अगर आपने कहा होता है एफिशिएंसी ऑफ ए और एफिशिएंसी ऑफ बी, तो आप 6 इमीडिएटली आप लिखते कि ये 8:9 का रेशियो है, 16:18, और फिर आप कहते हैं कि इस 8 वाले को काम खत्म करने में 18 दिन लगते हैं ए को, तो जो टोटल वर्क डन है वो 144 है। तो बेनिफिट जो है एफिशिएंसी अप्रोच का ये है कि आप एलसीएम नहीं निकालते हो, आप रिवर्स जाते हो, आपको टोटल वर्क डन मल्टीप्लाई करके निकल जाता है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ एफिशिएंसी। अब आपने कहा ये 144 हो गया, ये 8 9 17 हो गया, फिर से वही अप्रोच है, कोई चेंज नहीं है। 17 छक्के 102 हो गया, 102 यूनिट का काम हो गया, 42 यूनिट का काम बाकी है ओवर 144। तो ये वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई? 7/24, 7/24, राइट। अब यहां पर देखिए सवाल को अगर आप करोगे यूजिंग परसेंटेज अप्रोच, देयर इज ए कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाई? बिकॉज ये दोनों जो परसेंटेज हैं, चाहे वो आपका 1/18 है, चाहे वो आपका 1/16 है, ये दोनों जो परसेंटेज वैल्यूज हैं, दे आर गोइंग टू बी इन फ्रैक्शंस। 1/18 अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको क्या मिलता है? याद है? 5/9। 1/16 अगर आप निकालते हो तो आपको मिलता है 6/2/3। ठीक है, तो यू कैन सी दैट बोथ वैल्यूज आर कमिंग इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस एंड दैट विल मेक योर लाइफ बिट डिफिकल्ट। ठीक है, ये आपकी जिंदगी को थोड़ा सा मुश्किल बनाएगा इनसे डील करने में। अगर आप इनको फ्रैक्शन डेसिमल में भी लिखोगे तो 6.66, 5.55, नॉट एडवाइजेबल। ठीक है, कि जब भी आपको फ्रैक्शंस इस तरीके से मिले जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हैं, इनको बेहतर है कि आप अवॉइड करो। होने को हो जाएगा बट इट विल कंज्यूम योर टाइम। ओके, ये 6/2/3 आ रहा है? नहीं, सॉरी, 6.25 है, 6/1/4 है, 6/1/4% है, सॉरी।
ठीक है, तो इट विल कंज्यूम योर टाइम। आप इनको ऐड करोगे और करोगे तो इट विल टेक टाइम, बट वील कीप ऑन कंपेयरिंग, डोंट वरी अबाउट दैट। हमारा जो कंपैरिजन है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा। एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि ए और बी मिला के इस काम को कितने दिनों में करेंगे हम निकाल सकते हैं। वो है 18 इंटू 16 बटे 34। कर सकते हैं कि नहीं? यस। तो अगर ये वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर आपका आ जाएगा 17 और यहां पर आ जाएगा कितना? 144 बटे 17। बहुत ध्यान से देखना इसको। इतने दिनों में ये इस काम को पूरा खत्म कर देंगे, बट आपने इतने दिन दिए नहीं इसको आपने सिर्फ 6 दिन दिए। 6 दिन में कितना काम खत्म होगा? तो आप कहोगे टोटल जो काम है मेरा 144 बटे 17, वो ए और बी का मिला के 1 दिन का काम है। 6 दिन में कितना काम होगा? ठीक है, अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो इसको हम क्या करेंगे, ये है कितने दिन लगेंगे, 1 दिन का काम इसका रिवर्स होगा, और हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। कितना काम हो गया है? 102 बटे 144। एक में से माइनस कर दोगे, आपको वहां से भी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, समझ में आ रहा है? डज इट मेक सेंस? दीक्षा जी, मैं आपके मैसेज पढ़ रहा हूं, बट आपको टिकट नंबर देना पड़ेगा मुझे। अगर आपने इशू को रेज किया है info@examo.com पे मेल करके, तो मुझे आप एक टिकट नंबर दीजिए, फिर मैं वो फॉलो करवा सकता हूँ टीम से, क्योंकि ऐसे मैं आपका नाम भी भूल जाऊंगा और हो सकता है आपके नाम के कई लोग हों क्लास में, तो उसका मैं अभी कुछ कर नहीं सकता हूँ। आई कांट डू एनीथिंग राइट नाउ, है ना? ओके, तो आप एक टिकट रेज करके मुझे टिकट नंबर आप बता सकते हो। लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। एक्स अकेले एक काम को 72 डेज में कर सकता है, एक्स और वाई मिलकर उस काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। फाइंड टाइम टेकन बाई वाई अलोन टू डू द सेम जॉब। अब देखिए, सवालों में एफिशिएंसी रूट बहुत मस्त चलेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी रेशियो निकालेंगे। देखना ध्यान से, सी 72 डेज एक्स का दिया हुआ है। व्हाट अबाउट वाई? वाई का आपको दिया है 40 डेज, है ना? या एक्स प्लस वाई का 40 डेज, एक्स प्लस वाई का 40 डेज दिया हुआ है। अब आप क्या कहोगे कि अगर मैं रेशियो निकालूं एफिशिएंसी का एक्स का एक्स प्लस वाई से, देखना ध्यान से, जाहिर सी बात है इसके करस्पॉन्डिंग कम वाली वैल्यू आएगी, तो यहां 40 जाएगा, यहां 72 जाएगा। सेम काम को करने के लिए अगर अलग अलग दिन पता है तो एफिशिएंसी रेशियो रिवर्स टाइम रेशियो होता है, इतना दिमाग नहीं लगाना है आपको। इस सवाल में आप चुपचाप कहोगे एक्स रेशियो एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहां एक्स है, यहां एक्स प्लस वाई है। ज्यादा वाला यहां जाएगा, कम वाला यहां आएगा। अब आप इसको डिवाइड करो 8 से, 8 9 जा और 8 5 जा, 5:9। अब आप कहोगे एक्स अगर 5 को करस्पॉन्ड कर रहा है, एक्स अगर 5 को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो एक्स प्लस वाई किसको कर रहा है? 9 को कर रहा है। इसका मतलब यही हो गया कि x हमारा 5 को करस्पॉन्ड करेगा, तो y हमारा 4 को करस्पॉन्ड करेगा। ये वैल्यू आपकी क्या है? एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो अगर ये है और आपको पता है कि जो टाइम रेशियो होगा वो रेसिप्रोकल में आएगा, तो इसका जो टाइम है आपको दिया है 72 दिन, 72 डेज। तो आप ऐसे कर सकते हो कि ये अगर 72 है तो ये 4 को करस्पॉन्ड करेगा, 18 चौके 72, और यहां जाएगा आपका 18 पंचे 90, 90 डेज। बट ऐसे भी सोच सकते हो आप कि आप कहोगे ये 5 है, इसको 72 दिन लगेंगे, तो टोटल वर्क यूनिट कितना हो गया? 5 इंटू 72, और यहां 4 की एफिशिएंसी से सेम काम को कराना है, तो ये वैल्यू इसके बराबर होगी 5 इंटू 72 बाई 4, सो 18 पंचे 90, 90 दिन आपकी वैल्यू आ गई, जो कि आपका आंसर क्या है? डी। क्लियर है? डज इट मेक सेंस? ओके, मेक सेंस? हाँ जी, डी विच इज 90 डेज। अब आप कहोगे इसमें कोई और अप्रोच लगा सकते हैं क्या? देखो, लगाने को आप बहुत सारी अप्रोच लगा सकते हो, ठीक है, परंतु कोई फायदा नहीं है, खास समय बचने वाला नहीं है आपका। कोई भी अप्रोच लगा लो आप। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां 72 डेज दिया है, यहां 40 डेज दिया है। अब ज्यादा से ज्यादा आप ट्राई करोगे कि हम इनका एलसीएम निकालते हैं, कि इनका एलसीएम क्या होगा।
सो 72 और 40 का एलसीएम निकालने के लिए आपको ऐसे जाना पड़ेगा 8 × 9 और ये हो गया तुम्हारा 8 × 5। तो अगर आप एलसीएम निकालते हो तो इसका एलसीएम कितना आएगा आपका? एलसीएम आपका निकल के आएगा 8 × 5 × 9, ठीक है, 360। तो एलसीएम निकालने के बाद फिर आप कह सकते हो कि देखो ऐसा है, यहां मेरे पास x + y है, यहां मेरे पास x है और इनका एलसीएम मैंने निकाल लिया तो 360 आया। अब ये 72 है तो ये कितना हो गया 5, और ये अगर आपका 40 है तो ये कितना हो गया, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, x + y 40 है तो ये आपको 9 दे देगा और ये आपको 5 दे देगा। फिर आपको पता है y और x का रेशियो आ गया आपका, तो वहां से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऐसा कोई तकलीफ आपको नहीं होने वाली है। बट अगर आपको, मैं वही समझा रहा हूं कि जब भी आपको एलसीएम निकालने में थोड़ा सा भी समय लग रहा है, इट्स बेटर कि आप एफिशिएंसी वाला रास्ता पकड़ लो, क्योंकि एफिशिएंसी वाले रास्ते में फायदा यही होता है कि आप प्रोडक्ट निकाल के टोटल वर्क निकालते हो, तो आपको एलसीएम में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? सो एफिशिएंसी रेशियो निकालो। हमने कहा कि x का x + y से एफिशिएंसी रेशियो क्या होगा, टाइम रेशियो का उल्टा, 40/72, 5/9। अब अगर x 5 को करस्पॉन्ड करेगा तो y किसको करस्पॉन्ड करेगा, 9 - 5 यानी 4 के बराबर। तो x 5 हुआ तो y 4 हो गया, 72 से मल्टीप्लाई करो, 72 × 5 हो गया, और ये वैल्यू आपकी इसके बराबर हो गई, आपका आंसर आ गया। ठीक है, does it make sense or not? All right, how many of you understand this? Please say yes. जल्दी बताओ। देखिए अभी ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को हम और तरीके से नहीं कर सकते, देयर आर मेनी वेज आउट, बट दिस इज द मोस्ट टाइम सेवर एलिमेंट। लेट्स सी अदर वेज ऑल्सो टू डू द क्वेश्चन। जैसे यहां पर दिया है आपको कि 40 दिनों में x और y ने मिलकर काम खत्म कर दिया। जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो है 72 दिनों में काम पूरा खत्म करता है। तो यू कैन थिंक लाइक दिस कि 40 डेज अगर मिलेंगे x + y को, तो इसमें x ने कितना काम किया है, यू कैन क्लियरली सी इट इज मोर देन 50%। 40 दिन अगर मिल गए x को तो x कितना काम कर देगा, दैट्स माई क्वेश्चन। सो आपने कहा 40 दिनों में x का जो काम होगा, बेसिकली आई कैन से इट इज 40/72, 1/72 इन 1 डे। 40 डेज में ये 40/70 काम कर देगा। बाकी काम किसने किया होगा, y ने किया होगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो ये मिल जाएगा आपको 5/8। मिला कि नहीं मिला? यस, दिस वैल्यू इज व्हाट, 5/8। तो 5/8 काम आपका किसने कर दिया है 40 दिनों में? ये किया है आपके x ने, या x + y ने, ये x + y ने किया है। ये सॉरी किसने किया है, x ने एलोन, ठीक है। तो ये x का काम हो गया 5/8। तो बाकी जो 3/8 काम है वो 40 डेज में किसने किया है, वो आपके किया है y ने। तो y पूरा काम कितने दिनों में करेगा? क्या ये जो मैं लिख रहा हूं इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है कि क्या ये वैल्यू करेक्ट है कि 40 डेज में जो कुल काम हुआ, मैंने कहा 40 दिनों में x ने जो काम किया है वो 5/8 है, नहीं 5/9 आ रहा है, सॉरी, इट्स नॉट 5/8, 5/9। तो बाकी 4/9 किसने किया है आपका, 4/9 काम किया है आपके y ने। कितने दिनों में, 40 डेज में, ऑब्वियसली तभी काम पूरा हुआ है। तो 1 यूनिट यानी कंप्लीट काम करने के लिए 9/4 × 40 डेज लग जाएंगे। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 90 डेज। द वैल्यू इज गोइंग टू बी 90 डेज। क्लियर, समझ में आ रहा है? सो मैं क्या कह रहा हूं कि देयर आर मेनी अप्रोचेस पॉसिबल इवन इन दिस क्वेश्चन। इवन परसेंटेज का अप्रोच भी पॉसिबल है, बट 1/72 इज समथिंग विच मैं आपको एडवाइज नहीं करूंगा कि आप उसका परसेंटेज इक्विवेलेंट निकालो, नहीं निकालना है आपको। ठीक है, एफिशिएंसी इज प्रीटी डिसेंट हियर। क्विकली फाइंड एफिशिएंसी एंड फाइंड योर आंसर। यहां पर आपको रेंज निकालने के लिए बहुत ज्यादा समय बर्बाद करना पड़ेगा। ठीक है, इसके कारण क्या है, आपको इंडिविजुअली नंबर ऑफ डेज पता ही नहीं है। मालूम है क्या? नहीं मालूम है। सो अगर आपको इंडिविजुअली नंबर ऑफ डेज नहीं मालूम है, दैट यू डू नॉट नो, तो y के बारे में अगर नंबर ऑफ डेज आपको निकालने की जरूरत पड़ी,
देयर विल बी ए प्रॉब्लम। एक ही चीज आप ये असेस कर सकते हो कि y की जो वैल्यू होगी वो 72 से बड़ी होगी। यहां से जो एक रिएक्शन है वो आप लगा सकते हो कि y विल बी मोर देन 72। पूछो क्यों, इसको मैं समझा देता हूं तुम्हें। y 72 से बड़ा इसलिए है क्योंकि आपको यह दिया गया है कि x और y मिल के इस काम को 40 दिनों में करते हैं। ठीक, अब अगर x y की एफिशिएंसी मान लेते हैं x के बराबर है, अगर y की एफिशिएंसी x के बराबर होगी तो काम 36 डेज में खत्म हो जाता। y की एफिशिएंसी अगर x से ज्यादा होती तो काम 36 दिनों से कम दिनों में खत्म हो जाता। लेकिन अगर काम 40 दिनों में खत्म हुआ है, इसका सिंपल सा एक मतलब है कि जो एफिशिएंसी हमारी y की है वो कम है x की एफिशिएंसी से। और ऑब्वियसली यू कैन कैलकुलेट देन कि आपका जो नंबर ऑफ डेज यहां से आने वाला है दैट इज मोर देन 72। अब मोर देन 72 सोचने से आप केवल एक ही ऑप्शन गलत कर पाओगे, बस पहला वाला, और कुछ गलत नहीं कर सकते हो। बट ये रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट है। कोई ये कह रहा है कि अगर आपने 40/72 किया, ये तो x प्लस वाई का हुआ ना, x क्यों किए? अमित एक बात बताओ कि मैंने जो 40/72 लिखा है वो एफिशिएंसी रेशियो लिखा है या टाइम रेशियो लिखा है? व्हाट आई हैव रिटन एफिशिएंसी रेशियो। ठीक है, आप मुझे बताओ कि x प्लस वाई की एफिशिएंसी ज्यादा होगी या x की एफिशिएंसी ज्यादा होगी? दो लोगों की एफिशिएंसी कंबाइंड ज्यादा होगी, x प्लस वाई। तो ये टाइम का रेशियो नहीं लिखा है, ये एफिशिएंसी का रेशियो लिखा हुआ है। तो अगर आपको मैथमेटिकली समझना है तो जो एफिशिएंसी रेशियो होता है वो रिवर्स टाइम रेशियो होता है। यहां पर जो टाइम रेशियो है वो 70/40 है, तो रिवर्स टाइम रेशियो 40/72 ही होगा। या फिर आप लॉजिकली सोचो कि जब आप x रेशियो x प्लस वाई लिख रहे हो तो x प्लस वाई के करस्पॉन्डिंग बड़ी वैल्यू आएगी और x के करस्पॉन्डिंग छोटी वैल्यू आएगी। बस इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, एक चीज आप यहां और भी कर सकते हो, वो ये है कि दो लोगों का कंबाइंड टाइम आपको 40 दिया हुआ है और ये कैसे आएगा आपको मालूम है, 2xy अपॉन x प्लस वाई से। एक वैल्यू आपको दिया है 72, दूसरी आपको निकालनी है। तो यहां पर भी आप x को 70 रख के y निकाल सकते हो। ठीक है, तो तरीके बहुत हैं, बट व्हाट यू फाइंड मोस्ट कन्वीनियंट जस्ट यूज दैट इन एग्जाम। ओके, ये सवाल देखिए, x can build a house in 66 days and y can build it in 55 days. Together with z, they did the job in 12 days only. Find the time taken by z alone to build the house. Alright, तो एक 65 है, 66 है, एक आपका 55 है, और कह रहा है कि लेकिन इन्होंने क्या किया, z के साथ मिल गए, और z के साथ मिलने की वजह से ये जो काम है आपका वो कह रहा है कि 12 दिनों में ही खत्म हो गया। द वर्क गॉट ओवर। अरे 70 मुंह से निकल गया महाराज, प्लीज इतने शब्द पकड़ोगे तो कैसे काम चलेगा? इतना तो समझदारी दिखा दो। मुंह से 70 निकल गया होगा, 72 ही होगा, वरना 70 कहां था? पढ़ो जरा, अगले सवाल फोकस करो। Together with Z, they did the job in 12 days only. Find the time taken by Z alone to build the house. So look, understand in this very question, पहली चीज जो आपको पता है वो ये है कि अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं x और y का रेशियो, ठीक है, तो ये एफिशिएंसी रेशियो क्या आएगा आपका? 5:6। कैसे? 66:55 इज द टाइम रेशियो। अगर आप डिवाइड करो 11 से तो 6:5 टाइम रेशियो है, तो एफिशिएंसी रेशियो उसका रिवर्स होगा, 5:6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कह रहा है कि साथ में अगर ये मिल जाए तो 12 दिनों में ही काम खत्म हो जाएगा। पहले निकालो टोटल काम है कितना। तो आप कहोगे कि देखो ध्यान से, जो ये x की एफिशिएंसी 5 है, इसको इस काम को करने में 66 डेज लगे हैं, तो जो आपका काम है वो 330 यूनिट का है। 330 यूनिट आपका टोटल काम है। तीनों मिलके काम को 12 डेज में कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मैं x प्लस वाई को मिला के इनके 12 डेज का काम निकालूं तो कितना होगा? आप कहोगे 11 × 12 होगा।
11 इंटू 12 आपका होता है 132। इसका मतलब 132 यूनिट का काम जो है एक्स और वाई ने मिलकर किया है 12 दिनों में। अब आप कहोगे कितना काम बाकी बचा है, वो है 330 माइनस 132 विच इज 198। ये किसने किया है? डेफिनेटली ये काम जेड ने किया है 12 दिनों में। तो पहले हम जेड का एक दिन का काम निकाल लें 12 से डिवाइड करके। तो जेड का जो 1 डे का काम है वो कितना है? वो है आपका 198/12। जरा करिए डिवाइड और बताइए वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, क्योंकि ये निकालने के बाद ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को आपको फिर 330 से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज। सो जरा बताइए कि इसको करके कैसे आंसर निकालेंगे। पहले सब कुछ समझना है, टोटल काम। ओके, एक्स और वाई का 12 दिनों का काम 132, 330 में 132 माइनस किया, मेरे वैल्यू आ गई 198। 198 को मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, और मैं निकाल रहा हूं कि ये वैल्यू कितनी आएगी, फिर मैं सारी वैल्यू निकाल सकता। जरा डिवाइड करो, 16 गया नहीं, ये आपका वैल्यू जो है 11 इंटू 18 है बेसिकली। ठीक है, ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 330 से डिवाइड करना है तो आप करोगे फिर 330 यूनिट का कुल काम है, और ये 11 इंटू 18/12 काम जो है एक दिन में करता है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 30, यहां पर 2 और 3, 10 दूना 20, 22 days। राइट, 20 days, सॉरी, इज करेक्ट। हम एक काम और भी कर सकते थे इसी स्टेज में, देखो ध्यान से, कि ये 12 दिनों का काम जो जेड का है, अगर मैं जेड की बात करूं तो ये 12 दिनों का काम है, और ये कितने दिन होंगे मान लिया आपको ये पता करना है। तो कैसे लगाओगे आप कहोगे 12 दिनों में जो इसने काम किया है, 12 डेज में जो इसने काम किया है वो 198 यूनिट्स है। कितना है? 198 यूनिट्स है, लेकिन इसको 132 यूनिट का काम और करना है। सो आपको बस ये पता करना पड़ेगा कितने दिन और लग जाएंगे। तो आप कहोगे देखो 198 और 132 का जो रेशियो है वो कितना है? आप कहोगे आप 11 से डिवाइड करोगे तो ये 22 आएगा। आप 22 से डिवाइड कर लो तो ये 22 इंटू 6 है, और ये वैल्यू क्या है? 22 इंटू 9 है। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू आपकी आएगी 3:2। तो कहने का मतलब ये है कि जो काम और कराना है वो 2 यूनिट का काम है, 3 यूनिट का काम एक तरह से हो चुका है। तो ये अगर 12 दिन लग रहे हैं 3 यूनिट के काम को करने में, तो और 2 यूनिट काम करने में 8 दिन और लगेंगे। तो अगला 132 करने में 8 दिन और लगेंगे, तो ये वैल्यू आपकी 20 दिन हो जाएगी। ऑप्शंस काफी पुअर हैं, तो आप सीधा लगा सकते थे कि देखो 12 दिन में 198 है, इसका अगर आप डबल मारोगे सीधा 24 दिन, तो ये जो काम है लगभग 400 यूनिट हो जाएगा। लेकिन आपको 330 यूनिट कराना है तो उससे थोड़ा सा कम होगा, 24 से कम में 20 आपका आंसर हो जाएगा। शिवाशीष कह रहे हैं कि एक चीज क्लियर कर दीजिए कि जब क्वेश्चन में जब एफिशिएंसी रेशियो लिख के टोटल वर्क निकालते हैं तो वो जेड की एफिशिएंसी रेशियो से इंडिपेंडेंट होता है, बट सॉल्व हो जाता है। देखिए ऐसा होता है, व्हाट इज ए टोटल वर्क? टोटल वर्क कैसे निकल सकता है? देयर आर मेनी वेज टू फाइंड टोटल वर्क। फर्स्ट, अगर आपको टोटल एफिशिएंसी पता है सबकी मिला के, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुल कितना समय लगेगा। अगर तीनों मिलके इस काम को करते हैं तो कितने दिनों में खत्म होगा। तो तीनों मिलके इस काम को 12 दिनों में खत्म करते हैं। अब अगर आपको 12 दिन का यूज करके टोटल एफिशिएंसी निकालनी है तो आपको जेड की एफिशिएंसी मालूम होना चाहिए, जो कि नहीं है। बट लेकिन अगर आपको यह पता है कि एक्स उस काम को 66 डेज में खत्म करता है, तो एक्स की खुद की एफिशिएंसी और एक्स के द्वारा लिया गया समय का प्रोडक्ट क्या होगा? टोटल वर्क। वाई की खुद की एफिशिएंसी से वाई के द्वारा काम को खत्म करने में लिया गया टाइम क्या होगा? टोटल वर्क। सो टोटल वर्क इज सिंपली एफिशिएंसी इनटू टाइम, दैट्स इट। तो अगर आपको x की एफिशिएंसी मालूम है और आपको यह पता है कि x ने कुल कितना
टाइम लिया, देन यू नो द टोटल वर्क, दैट्स इट। आपको y के बारे में पता ना हो तो भी चलेगा, z के बारे में पता ना हो तो भी चलेगा, उससे क्या मतलब है, टोटल वर्क तो निकल गया ना आपका। उसको यूज करके आप z की एफिशिएंसी निकाल सकते हो, राइट। सो दिस एफिशिएंसी इनटू द टाइम इज नथिंग बट टोटल वर्क। दिस इनटू 55 विल बी टोटल वर्क, ऐसे z इनटू टाइम विल बी टोटल वर्क। तो z अगर नहीं पता है तो हम टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर x की एफिशिएंसी पता है और हमें x का टाइम पता है तो हम कर सकते हैं x की एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। ओके फाइन, सो दैट्स व्हाट द वैल्यू इज। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वर्किंग टुगेदर A and B can do a job in 36 days, B and C can do a job in 40 days, and all three together can do a job in 24 days. Find the number of days taken by B alone to do the job. ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। एक जगह आपको दिया है A प्लस बी, एक जगह आपको दिया है B प्लस सी, एंड देन आपको दिया है A प्लस बी प्लस सी। ये तीन वैल्यूज आपको दी हैं। सो 24 वैल्यू है आपके पास, 40 वैल्यू आपके पास है, 36 वैल्यू आपके पास है, तीन वैल्यूज आपको दी हैं। तो इनका एलसीएम जरा कोशिश करो क्या हो सकता है आपके हिसाब से। तो 36, 40 और 24 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे 36 है मेरे पास, लेट्स से 40 और 24 है, तो इनका एलसीएम क्या बनेगा आपका 120 है ना, 120 बनेगा। लेकिन जब 36 आ गया बीच में, तो 36 और 40 को अगर कंसीडर करोगे कि इन दोनों का मिला के एफिशिएंसी एलसीएम क्या है, तो ये वैल्यू आपकी बनती है 360, और वो 360 24 से भी डिवाइड हो जाता है। तो अगर आप इनका एलसीएम निकालोगे तो ये एलसीएम जो आपका निकल के आएगा, ये एलसीएम आपका निकल के आएगा 360। क्लियर, मेक सेंस? ऑल राइट, नाउ अंडरस्टैंड कि A प्लस बी टेक्स 36 डेज, तो ये हो गया 10 यूनिट्स ए डे। B प्लस सी टेक्स 40 डेज, तो ये हो गया 9 यूनिट्स ए डे। A प्लस बी प्लस सी 24 डेज, तो ये हो गया आपका 15 यूनिट्स ए डे। अब देखो, अगर आपको A प्लस बी प्लस सी पता है, यहां पर B प्लस सी 9 है, तो A की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 15 हो गई, 15 माइनस 9 सॉरी 6 हो गई। कैसे? B प्लस सी आपको पता है 9, A कितना हो गया 6 हो गया। व्हाट अबाउट B? तो आप कहोगे A प्लस बी आपको पता है 10 है, तो A प्लस बी कितना हो गया 10 रखो, तो C की वैल्यू 5 आ गई। C 5 हो गया, A 6 हो गया, तो C के 5 आते ही B भी आपको पता है 4 हो गया। सो ABC का रेस्पेक्टिव एफिशिएंसी रेशियो हमने निकाल लिया, और ये वैल्यू आपका आ गया 6:4:5। पूछा क्या इसने? नंबर ऑफ डेज बाय B अलोन टू डू द जॉब, तो ये 4 है, टोटल वर्क कितना है आपका 360 है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई 90 डेज। ऑप्शन इज डी। ये हो गया आपका रूट ऑफ एलसीएम। अगर आप एफिशिएंसी का रूट लगाना चाहते हो तो एफिशिएंसी रूट कैसे लगेगा? अगर आपके पास 3 एजेंट्स हैं या 3 सिनारियो दिए हुए हैं, तो 3 सिनारियो के केस में आपको तीनों का एफिशिएंसी रेशियो लिखना पड़ेगा। और जब यहां 3 एलिमेंट आते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि रेशियो निकालना भी इतना आसान नहीं रह जाता है। मैं एफिशिएंसी रेशियो लिख रहा हूं, 3 एजेंट हैं आपके पास, एक बार A प्लस बी है, एक बार आपका B प्लस सी है, और एक बार आपका A प्लस बी प्लस सी, तीनों है। तो इनका एफिशिएंसी रेशियो होगा 1 अपॉन टाइम टेकन। तो एक बार आपका आ जाएगा 1/36, 1/40, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/24। दिस इज द वैल्यू। अब प्रॉब्लम क्या है यहां पर कि यहां पर इसका रेशियो 2 एजेंट अगर खाली होते हैं
दो रेशियो निकालना हो एफिशिएंसी का तो रिवर्स टाइम रेशियो हो जाता है, लेकिन जब 3 होते हैं तो रेशियो निकालने के लिए आपको इतना लिखना पड़ जाता है। अब इसके आगे का जो इसका सिंप्लीफिकेशन है वो तभी होगा जब आप इसका एलसीएम निकालोगे, ठीक है। या एलसीएम अगर नहीं भी निकालोगे तो इसका रेशियो निकालने में समय जाएगा, क्योंकि आप पहले कॉमन एलिमेंट खोज के इसको काटोगे। तो आपको किससे कटेगा, 4 से कटेगा तो 10 बनेगा, ये 9 बनेगा, और ये वैल्यू बनेगी आपकी 6। फिर आपको सारी वैल्यूज को एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9, 6 और 10 अगर लिया हमने तो आपने कहा 90 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वैल्यू 10 मिलेगी, ये वैल्यू 9 मिलेगी और ये वैल्यू 15 मिलेगी। ये एफिशिएंसी रेशियो हो गया कि a प्लस बी प्लस सी अगर 15 है तो b प्लस सी आपका 9 है और a प्लस बी आपका कितना है, 10 है। यहां से फिर से आपको वही मिलेगा कि ए बी सी की एफिशिएंसी रेशियो 6:4:5 मिलेगी, ठीक है। अब आप यहां से टोटल वर्क निकाल सकते हो कि भाई अगर 15 की एफिशिएंसी है या 10 की एफिशिएंसी है और इसको 36 दिन लगा है तो 36 × 10 360 यूनिट का टोटल काम हो गया। बट इसमें मेहनत कम नहीं है, इसमें मेहनत कम नहीं है। तो जब तीन आपके पास सिचुएशंस हो जाती हैं इस तरीके से, और आपको तब एफिशिएंसी रेशियो निकालने में ही थोड़ा समय लग जाता है, और एफिशिएंसी रेशियो में निकालने में ही अगर समय लग गया तो इसका एडवांटेज खत्म हो गया। वैसे भी ये बिल्कुल एलसीएम की तरह ही है, वही है, बस एलसीएम में एलसीएम हम पहले निकालते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं, एलसीएम नहीं निकाल देते। तो 2 में एडवांटेज है क्योंकि रेशियो डायरेक्ट पता है, बट 3 में रेशियो निकालने के लिए ही आपको एक तरह से एलसीएम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बेहतर है आप इसको इस तरीके से ही देख लें, सिंपल है, कोई तकलीफ आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं आने वाली है, ठीक है। मेक सेंस, टेल मी if it is clear to everyone, okay, all right, shall I go ahead? Not always, but in most of the questions they give numbers such that it can be solved by LCM. देखिए राशिश, मैं जजमेंट्स नहीं बनाता हूं, because when you create a judgment you ignore other approaches, even if you don't want you'll do that. आपका जो दिमाग होता है वैसे ही काम करता है, वो हमेशा सेफ रहना चाहता है, एनिमल इंस्टिंक्ट है हमारे अंदर। The mind always want to make sure that you survive, ठीक है। तो जैसे आपने बोला कि what is best approach, LCM seems to be the best approach. जैसे मैंने बोल दिया yes और no, वो उसके हिसाब से इसको परसीव कर लेगा। तो आप एक चीज पे ही ज्यादा फोकस करोगे, आपका दिमाग दूसरी दिशा में चलेगा ही नहीं। द मोर इंक्लाइंड यू आर टुवर्ड्स वन थिंग, लेट अस से मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे समाज में जो आज की डेट में चलता है वो क्या होता है, आपकी जो आइडेंटिटी है, रीजनल आइडेंटिटी, या फिर आपकी एक रिलीजन वाली आइडेंटिटी है, या फिर आपकी एक कास्ट आइडेंटिटी है, ठीक है। सो अगर आप किसी भी चीज से बहुत स्ट्रांगली आइडेंटिफाई अपने आप को करते हो तो आप दूसरे का पर्सपेक्टिव कभी समझ ही नहीं सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? विल यू अंडरस्टैंड दिस? यू कैन नेवर अंडरस्टैंड इट। फॉर एग्जाम्पल, लेट से मैं फिर से एक एग्जाम्पल देता हूं। लेटर से अभी क्या हुआ है, एक केस हुआ है अभी, एक डिलीवरी बॉय फूड कंपनी का कुछ लड़ाई हो गई है ना, ऐसा हुआ है, क्लेम आया है कि उसने नाक पे मार दिया, नाक फूट गया, ओके। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जब पहले न्यूज आई तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने इस फूड डिलीवरी कंपनी और फूड डिलीवरी बॉय को गालियां देना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उन्होंने जो एक खबर आई, उन्होंने ये मान लिया कि उसने मारा है वाकई में, ठीक है, कर दिया, लोगों ने गालियां देना शुरू कर दिया। फिर एक दूसरे साइड की स्टोरी आई है कल शाम को, तो अब लोग दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? दिस इज व्हाट हैपेंस टू अस, दिस इज व्हाट हैपेंस टू अस। वी आर ऑलवेज बायस्ड, too much biased, and due to lack of knowledge we behave in a very biased way. So that's why I never make this statement that what LCM is a better approach या percentage is a better approach. There is nothing like that. Just look at everything, solve it. Your mind is very much capable of doing the right things at right time, okay. When a cricketer practices so many shots, let's say there is a ball, on the same ball he can play 3 shots, तो वो कंफ्यूज नहीं हो जाता है कि बॉल आई तो कौन सा शॉट लगाना है, वो लगा लेता है। इट विल हैपन टू यू, डोंट वरी।
क्लैरिटी लो पहले। ओके, it is given that P can do 25% of the work in 24 days and Q can do half the work in 16 days. Find the time taken by them to complete 5/8 of the work working together. सवाल को पढ़ के क्या आपको लग रहा है कि 5/8 काम को एक साथ मिलके कितने दिनों में करेंगे? अगर हम ये निकाल लें कि एक साथ मिलके वो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे तो उसका 5/8 हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें ये निकालना कि पूरा काम वो कितने दिनों में कर देंगे। दैट इज व्हाट द टास्क इज। सो आपने कहा कि 25% काम कोई अगर 24 डेज में कर रहा है तो ये क्लियर हो गया ना कि 100% काम वो कितने दिनों में करेगा? 4 गुना काम, 4 गुना टाइम भी लगेगा, 96 डेज में करेगा। ये हो गया आपका P। Q के साथ दिया हुआ है कि हाफ वर्क 16 दिनों में करता है, तो फुल वर्क कितने दिनों में करेगा? आप कहोगे 32 डेज में करेगा। ये भी क्लियर है। आपको ये निकालना है कि कुल मिला के कितना समय लगेगा अगर दोनों मिल गए तो आप जरा इसको ध्यान से देखिए, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि एलसीएम 96 है, सीधा दिख रहा है यहां पर। ठीक है, 96 एलसीएम है तो इसका 1 यूनिट ए डे हो गया और 32 इंटू 3 हो गया आपका 3 यूनिट ए डे। अगर इन दोनों को आप मिला दोगे तो 4 यूनिट ए डे मिलेगा। तो इनसे जो टाइम लगने वाला है वो क्या होगा? 96 यूनिट 4 यानी 24 दिन। सो अगर 24 दिन लगने वाला है लेकिन हमें 5/8 काम ही कराना है तो 5/8 डेज लगेंगे। 5/8 इंटू 24, जितना काम है उसका काम का अगर 5/8 कराना है तो टाइम भी 5/8 ही लगेगा। तो ये कितनी वैल्यू आ गई आपकी? 15 डेज। सो आंसर क्या हो गया? 15 डेज। ऑलराइट, 15 दिन आपका उत्तर आ गया। क्या यहां से एफिशिएंसी यूज कर सकते थे? यस। ये वैल्यू क्या है? एफिशिएंसी रेशियो इज, यहां देखो इनका जो रेशियो है टाइम का वो है 1:4। अगर टाइम रेशियो 1:4 है, अगर टाइम रेशियो 1:4 है, सॉरी ये है, ये टाइम रेशियो फुल काम का देखना है ना आपको, ये तो ये टाइम रेशियो 1 आपका 3:1 आया, तो एफिशिएंसी रेशियो क्या होगा? 1:3। ये आपका एफिशिएंसी रेशियो हो गया। ठीक है, सो आप कहोगे 1:3 की एफिशिएंसी है जिसमें ये जो है 96 डेज लगाता है काम करने में, तो 96 यूनिट्स का काम हो गया। कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है? 3 + 1 4, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 24, और इसका 5/8 काम निकालना है तो 15 दिन हो गए। ओके, इज इट क्लियर और इट्स नॉट क्लियर? टेल मी प्लीज। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नो कंफ्यूजन शुड बी देयर। अब देखो इन सारे सवाल में ऑप्शन भी चेक किए जा सकते हैं बट दे वांट सेव योर टाइम। ओके, बिकॉज ले लेंगे टाइम तुम्हारा, वरना कर लेते, चेक भी कर लेते आंसर, समय लगेगा, कोई मतलब नहीं है। जैसे 16 दिन में कितना काम होगा, ठीक है, तो आप कहोगे 96 डेज टोटल है तो 1/6 काम होगा। फिर आप कहोगे ये 1/2 काम होगा, 1/6 + 1/2 मिलाएंगे तो 5/8 नहीं आएगा क्योंकि ये 66% के ऊपर चला गया। मुझे 5/8 चाहिए, 62.5%, 16 दिन नहीं होने वाला है। ठीक है, दैट विल टेक टाइम, इसलिए कोई पॉइंट नहीं है कि हम उस दिशा में जाएं। ठीक है, ऑप्शन चेक करने का कोई मतलब नहीं है यहां पर। A can do a task in 8 days, B and C together can do in 6 days, A and C together can do in 4 days. How many days will A and B together take to complete the whole work? A और B से काम कराना है पूरा। सो देखो सबसे पहले आपको समझना क्या है, यहां फिर से वही चक्कर है। ठीक है, जो कहानी आपको दी गई है उसी कहानी से इस सवाल को करने का प्रयास करना पड़ेगा आपको। लेट्स थिंक अबाउट इट एंड डू द क्वेश्चन। सो ए क्या है आपका? 8 डेज। बी कितना दिया है आपका? 6 डेज। A + B और B + C, B + C। तो लिखो जरा, B + C is 6 days एंड A + C is 4 days। इनका एलसीएम क्या है आपका? 24 या 12? 24। 8 वाला 3 देगा, 6 वाला 4 देगा और 4 वाला 6 देगा। जैसे ही आपने ये लिखा, अब आपका अगला टास्क है ए और बी की, सी की एफिशिएंसीज को अलग अलग लिख देना, काइंड ऑफ। ठीक है, तो आपने कहा ए मेरा 3 है
और a प्लस सी मेरा 6 है, c कितना है 3 है। व्हाट अबाउट b, c अगर 3 है तो b भी 3 है, b 1 है आपका, सॉरी 4 आ रहा है ना टोटल में, b इज 1। ठीक है, जब ये वैल्यू आई तो कह रहा है a और b को अगर आपने मिलाया तो इट इज गोइंग टू बी 4 यूनिट 24 डेज, तो ये आपका वैल्यू कितना आ गया 6 डेज। आया या नहीं आया? यस, ऑल राइट। बट यू नो व्हाट, read the question one more time. What went through my mind when I read the question? ये तो मैं फर्जी में कर रहा था ऐसे ही। देखना ध्यान से, ए अकेले 8 दिन में कर सकता है और ए और सी मिलके 4 दिनों में कर सकते हैं। व्हाट डज इट मीन कि अगर ए और सी मिलके टाइम को आधा कर ले गए, इसका मतलब ए और सी की एफिशिएंसी बराबर है या नहीं है? यस। अब अगर ए और सी की एफिशिएंसी बराबर है तो यहां जो बी और सी है, क्या बी और सी और ए और बी में कोई फर्क होगा? नहीं, क्योंकि सी और ए तो एक ही बात है। तो बी और सी वही होगा जो आपका ए और बी होगा, क्योंकि सी की जगह आप ए रख सकते हो। तो आंसर क्या आने वाला है? 6 डेज ही आने वाला है। And why I am able to think these things? I am able to think these things. Look, I am telling you this. I have not seen this question before coming to the class. I don't create questions. शीट के जो सवाल होते हैं इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी टीम बनाती है मेरी, उसको मैं गाइड करता हूँ किसको बनाओ इस तरह से क्वेश्चंस करने क्रिएट। ओके, ओवरऑल एक वेरी नाइस टीम, दे नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे नीड टू क्रिएट। So this is the question, the same question with the same data I am looking for the first time. Okay, I may have seen some other questions 2 years back, but maybe some different data. So I don't remember what is the approach of the question. I don't know. Because if I would have known, I would have done this only. क्योंकि मेरा दिमाग क्या होता है, एक sequential fashion में काम करता बस. And I never love to do that way because I am a logical person, so I always think, okay. सो जो मैं आपको अभी तक पढ़ा रहा था कि ए और ए की एफिशिएंसी अगर बराबर होगी, दो लोग की एफिशिएंसी बराबर होगी तो आधे दिनों में काम हो जाएगा। आप उसका यूज यहां देख पा रहे हो कि हमने कहा ए 8 दिनों में करता है और ए और सी मिला के अगर 4 दिनों में करते हैं तो आधा दिन अगर लगा 8 से, तो इसका मतलब ए और सी की एफिशिएंसी बराबर है। और अगर ए और सी की एफिशिएंसी बराबर है तो बी एंड सी का मतलब बी एंड ए है, और अगर वो बी एंड ए है तो मेरा आंसर क्या होगा कि बी और सी मिलके 6 दिन लगाते हैं तो ये भी 6 दिन लगाएगा। ऑलराइट, क्लियर और नॉट? देखिए ये तो बिल्कुल आप बोल सकते हो कि देखो शिवाशीष ने एक डाउट रेज किया कि ए अकेले अगर 8 दिन लगा रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर तीनों मिल जाएंगे तो 8 दिन से कम लगेगा। ये तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बोल सकते हैं। दैट वी कैन से दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। द मोर एजेंट्स यू हैव द टाइम टेकन विल बी लेसर, राइट? द टाइम टेकन विल बी लेसर, दैट्स क्लियर, दैट्स करेक्ट, नॉट ए प्रॉब्लम। फाइन, समझ में आया? तो ऑलवेज कीप द लॉजिकल साइड ऑफ यू वर्किंग। देर इज, मैं फिर से बोल रहा हूं, देर इज नो प्रॉब्लम इन नोइंग कि दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन शुड बी डन इन सीक्वेंशियल फैशन। देर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट। देर इज नो प्रॉब्लम इफ यू लर्न सम फॉर्मूलास, वेरी फाइन। बट यू नीड टू बी कॉन्शियस ऑलवेज इन क्वेश्चंस। यू आर ए लॉजिकल ब्रेन, you are active brain, so don't be dead while solving questions, be active. Clear? आगे बढ़े। अब आप खुद सोचो कि आप जिन किताबों से पढ़ते थे या जिन किताबों से पढ़ते हो वहां इनके बारे में कभी बात चर्चा होती है क्या? नहीं, वहां तो स्टेप्स लिखे होते हैं एलसीएम, इसीलिए लोग एलसीएम पकड़ लेते हैं और छोड़ते नहीं, कहते हैं यही बेस्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है।
A, B and C undertook to do a work for 48,000 rupees. A alone could do in 12 days. B could do in 20 days. With the assistance of C, they finished the work in 5 days. Find the share of. 1 minute में आता हूँ. Just a minute, please. I'll be back. ऑलराइट, पढ़िए सवाल. तो कह रहा है ए और बी ने एक काम को करना है, उनको 48,000 रुपये मिलने वाले हैं. ए 12 दिनों में कर सकता है, बी 20 दिनों में कर सकता है, लेकिन उन्होंने सी का भी इस्तेमाल किया है और उन्होंने इस काम को 5 दिनों में ख़त्म कर दिया. तो बताना है सी को कितना मिलेगा. अब देखो सिंपल सी बात क्या है कि कोई भी काम, यहां पर तीनों जो ए बी सी हैं, क्या उनके द्वारा लिया गया समय बराबर है? यस. ए बी सी ऐसा नहीं करेगा कि ये ने 5 दिन काम किया है, तीनों मिल के काम को खत्म कर रहे हैं. सो अगर तीनों मिल के काम को खत्म कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, आप एफिशिएंसी के हिसाब से उनको पेमेंट करोगे. क्लियर है नॉट? जैसे आप खुद सोचो जरा, किसी कंपनी की बात करें, वहां कोई काम हो रहा है, एक ही प्रोजेक्ट में कई लोग काम करते हैं. डिपेंडिंग ऑन पीपल्स एक्सपीरियंस, वो भी 8 घंटे कर रहा है, वो भी 8 घंटे कर रहा है, वो भी 8 घंटे कर रहा है, बट डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस पीपल गेट पेड डिफरेंटली. यहां पर लेट अस अंडरस्टैंड द सेम थिंग इन ए वे कि जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा. तो उन्होंने उस किए गए काम में कितना कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन किया है, कितना कितना फ्रैक्शन कंट्रीब्यूशन है, वो निकलेगा एफिशिएंसी रेशियो से. तो आप एक काम करो, आप कहोगे ए एलोन आपका 12 डेज है, वेरी नाइस. अगर मैं बात करूं बी की, तो बी 20 डेज दिया हुआ है, ये लिख लो आप. लेकिन ए बी सी अगर मिल जाते हैं तो ये काम कितने दिनों में हो जाता है? 5 डेज में हो जाता है. दिस वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन 5 डेज. अब देखो इन तीनों का जो एलसीएम है वो सिंपल है, 60 के बराबर है. तो ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 12. 5 3 8 4 12. तो सी कितना हो गया? 4. तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया. अब सी का जो शेयर होगा वो कितना होगा आप बताओ जरा? 4/12 यानी 1/3. तो सी का जो शेयर है वो कितना है? 1/3 है. और अगर सी का शेयर 1/3 है तो ये वैल्यू कितनी लेके जाएगा? 16,000 रुपये. 48,000 में 16,000 रुपये लेके चला जाएगा आपका सी. क्लियर है कि नहीं? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. जस्ट अ मिनट प्लीज. आ रही है आवाज? ठीक है, फाइन. कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं. तो जो जितना काम करेगा उसको यार उतना ही पैसा दे दो, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा दे दो. ओके, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? प्लीज से समथिंग, यस और नो. होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. नोबडी शुड हैव एनी कंफ्यूजन. इसको बोलते हैं वर्क एंड वेजेस. क्या नया टॉपिक लगाने की जरूरत है? सिंपल है भैया, एफिशिएंसी रेशियो निकालेंगे, काम का रेशियो मिल गया, बांट देंगे पैसा वैसे ही. ओके. A can do a work in 16 days, B destroys the same work in 8 days, A works for 10 days and B works only for 4 days and then stops. How many more days A work alone to complete the remaining work? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है. सो A की जो एफिशिएंसी है वो 16 डेज में है किसी काम को खत्म करने की, लेकिन बी की जो एफिशिएंसी है वो 8 दिनों में उस काम को खराब करने की है. 2 गुनी एफिशिएंसी है खराब करने की. अच्छा अब ये बताओ कि अगर ए किसी काम को 10 दिनों में करता है या 10 दिन काम करता है किसी भी चीज पे, और बी क्या करता है केवल 4 दिनों तक काम किया है उसने, आखिरी 4 दिन,
पता है आखिरी 4 दिन में क्या करेगा ये? 10 दिन का काम उसका जो है, इसमें 4 दिन काम करके वो उसके 8 दिन का काम खराब कर देगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 2 गुनी है। जो वो 16 दिन में करता है वो 8 दिन में खराब कर देता है। तो इफेक्टिवली क्या होगा कि ए का जो काम बचेगा लेफ्ट, वो केवल 2 दिन का काम बचा है, तो ए को इसके बाद 14 दिन और लगेंगे काम को पूरा करने के लिए, और इसके पहले ये भाई साहब 10 दिन लगा चुके हैं। तो जो टोटल समय ये ले रहे हैं, जरा इसको जोड़िए, क्या ये सही है? रिमेनिंग वर्क की बात कर रहे हैं ना, तो 14 डेज आपका आंसर हो गया, 14 दिन इनको और लगेंगे। फिर से सोचना इस सवाल को मैंने क्या किया। ए जितना काम 16 दिनों में करेगा, बी उस काम को 8 दिनों में खराब कर देगा। यानी आप ऐसे कह लो कि बी ने अगर 1 दिन काम किया है तो उसने समझ लो ए का 2 दिन का काम खराब कर दिया। तो अगर 10 दिन जो ए ने बनाया होगा और बी उसमें 4 दिन आखिरी के था साथ में उसके, तो 4 दिनों में बी ए के 8 दिन का काम खराब कर देगा। तो जो काम बचेगा वो काम बचेगा ए का 2 दिन का काम, इतना बचा हुआ है बस। किया तो इन्होंने 10 दिन, बचा कितना? 2 दिन का काम बचा इनका। इक्विवेलेंट वर्क जो बचा है वो 2 दिन का बचा है। अब इनको 16 दिन लगते हैं तो इनको 14 दिन और लगाना पड़ेगा, इसके बाद तब जाके काम खत्म होगा। इसलिए आपका आंसर कितना हो गया? 14। अब कुछ लोग कह रहे हैं डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या है? डिस्ट्रॉय करने का मतलब ये काम बिगाड़ देना। लेट अस से बी कोई दबंग आदमी है, होते हैं समाज में ऐसे लोग, कि तुम अपना घर बना रहे हो और घर में थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है जमीन को लेके कि उसकी है कि आपकी है। आपने घर बनाना शुरू किया, वो गिरा देता है आके, ठीक है, काइंड ऑफ दैट। ओके, अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है एलसीएम या फिर एफिशिएंसी रूट से, पॉसिबल है, पर आपको यहां समझना ये पड़ेगा। देखो, आप कहोगे एलसीएम आप 16 मान लो, ए आएगा आपका 2 यूनिट्स पर डे, बी कितना आएगा? सॉरी, ए आपका 1 आ जाएगा और बी आपका -2 आएगा। ध्यान रखना, -2 क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ये डिस्ट्रॉय कर रहा है तो ये नेगेटिव में वैल्यू आएगी। बी डिस्ट्रक्शन का एलिमेंट है, नेगेटिव लगाओगे, कम कर रहा है। तो आपने कहा कि ए का 10 दिन का किया क्या काम कितना है? 10 यूनिट्स, 10 × 1, और 4 दिन इसमें से बी ने किया है, तो 4 × 2 8, 10 × 1 - 4 × 2, तो ये वैल्यू आपकी कितनी होगी? 2 के बराबर हो गई। अब रिमेनिंग वर्क आपका कितना है? आप कहोगे 14 यूनिट्स काम बाकी है और ए को करना है, तो 14/1 कितना आएगा? 14। कर सकते हो। संदीप कह रहे हैं 10 दिन ही दिया हुआ है, तो आपने 2 अलग से क्यों लिखा? देखिए, 10 दिन में जो कुल काम हुआ है ना, ए का 10 दिन के इक्विवेलेंट, उसमें से 8 दिन का काम खराब कर दिया बी ने, तो जो बचा हुआ इफेक्टिव काम है अभी, वो 2 दिन का काम इसका बाकी है जो बचा है। तो अब 14 दिन और लाएंगे ना इसको। ओके, Six men and 6 women can do a piece of work in 10 days, but 26 men and 38 women can do the same piece of work in 2 days. How many days will 3 men and 4 women take to do the same work? चलो जी, जरा इस सवाल के बारे में थोड़ा सोचें और करें। कुछ नहीं है सवाल में, आप वही करो, मेन डेज वुमेन डेज का जो इक्विवेलेंस होता है उसका इस्तेमाल करो, इंटू 10 is equal to 26m plus 38w into 2। तो देखो जरा क्या हुआ यहां पर आपका कितना हो गया? 60। आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो या ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 60 माइनस 52, ये हो गया मेन के साइड में, राइट साइड आपका गए तो आपका हो गया 76 माइनस 60w। तो यहां पर हो गया आपका 8m इज इक्विवेलेंट टू 16w। सो m रेशियो w का जो एफिशिएंसी रेशियो आ गया वो 2:1 आ गया। ठीक है, दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग हियर। सो अब आप एक काम करो, कैसे समझना है इसको।
कि आगे आपको जो निकालना है वो 3 men and 4 women टेक द जॉब। सो देखो यहां पर जो 3 men है एंड 4 women, इसको समझते हैं। ये जो रिलेशनशिप है इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि m इज इक्वल टू 2w। तो अगर मैं 4w है इसको रिप्लेस करूं तो इट विल बी इक्वल टू 2m। तो कुल मिला के मेरे पास 5 men हैं, वो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन दे आर आस्किंग। 4 वुमेन को आप कन्वर्ट कर दो, इक्विवेलेंस नंबर ऑफ मेन 2 men हो गया, हाफ है, तो ये 5m हो गया। अब मुझे यहां जाना पड़ेगा और आपने कहा 6w का मतलब कितना हो गया? 3 men। तो इनिशियली आप देखो तो 6 3 9 men 10 दिन लगाते हैं एक तरह से, तो 90 यूनिट का काम है आपका, 90 men डेज का काम है। 5 men अगर है तो कितना लगेगा? 18। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था? सच में भूल गया मैं 10 में क्या था, बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है मेरी। अच्छा ये वाला सवाल, चलो लास्ट में बता दूंगा, फिर से समझ में आ जाएगा। हर चीज़ को लिखना नहीं होता है, क्योंकि जब मैं लिखूंगा तो आप उसको रटने की कोशिश करोगे। ऑलराइट, समझ में आ रहा है? 11th 12th पता है, एक बार जब मुझे आईआईटी का एग्जाम देना था तो मैंने क्या किया, मैंने 6 महीने मैथ्स को बिना पेन के लगाया, मैंने पेन ही यूज नहीं किया 6 months। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैंने किया वो आप करो, ठीक है? दो मेरा आईआईटी नहीं हुआ सिलेक्शन, बट ऐसा नहीं था कि मैथ्स की वजह से रुक गया। मैथ्स मैंने बहुत अच्छा किया हर बार, जो टॉप 10-20 रैंक भी आते थे ना आईआईटी में, फाइनली उनसे खराब नंबर मेरे नहीं होते थे मेंस में मैथ्स में। पर मेरा केमिस्ट्री का कट ऑफ नहीं निकला 2 बार, पता नहीं क्या दिक्कत थी केमिस्ट्री को मुझसे कि ऑब्जेक्टिव वाले पेपर हो जाते थे, सब्जेक्टिव नहीं होता था मुझसे। सब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे उस समय। ऑल राइट, एनीवे। और क्यों मैंने पेन उठाना बंद किया था मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे लगा कि द मोमेंट यू रेज द पेन योर माइंड ट्राइज टू वर्क इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, यू टेस्ट इट आउट। आप जैसे पेन उठा के कोई सवाल करना शुरू करोगे ना, वो बिल्कुल वेल ट्रेन्ड मेथड में चलने लगता है, और ये मैंने नोटिस कर लिया। फिर मैंने कहा पेन नहीं उठाना अब ना बस देखना है सवाल को और सोचना है। आप कभी कलम रख के सवाल को पढ़ो, एक बहुत अलग तरीके से काम करता है आपका दिमाग, उसके सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही कलम उठा के लिखना शुरू किया आपने, it is actually works in a very fixed particular direction। तो आप पेन छोड़िए मत, बट कभी कभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया करिए सवाल को। एटलीस्ट जब पढ़ रहे हो ना, पेन को साइड में रख दो, 2 मिनट नहीं छुएंगे, पहले उसके बारे में सब कुछ सोचो। अभी तो आप तैयारी कर रहे हो तो यू हैव टाइम टू थिंक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आकाश completes the work in 15 hours. If Dharmesh is 25% more efficient than Akash, then how much hours will Dharmesh take to complete the same work? ठीक है, ठीक है, बताओ जरा। तो बहुत आसान सवाल है। 15 घंटे दिया हुआ है एक का, एफिशिएंसी रेशियो आपको दिया हुआ है, धर्मेश की एफिशिएंसी आकाश से ज्यादा है तो टाइम वो 15 घंटे से कम लेगा, लेकिन 15 घंटे से कम 2 ऑप्शंस हैं। एफिशिएंसी रेशियो है कितना? 5:4, यही तो है। तो 4 वाला एफिशिएंसी अगर 15 घंटे लगा रहा है तो 5 वाला 12 घंटे लगाएगा।
क्या यहां पर ए बी रूल लगा सकते हैं? यस। कैसे? देखो, दो लोग हैं, सेम काम करना है, और अगर एफिशिएंसी 25% ज्यादा है तो जो टाइम टेकन है आपका वो 1/5 कम होगा। तो ये अगर 15 घंटे लगा रहे हैं तो ये 1/5 कम लगाएगा, तो 3 कम लगाएगा तो 12 लगाएगा। सेम काम को दो लोगों से आप करा रहे हो, एफिशिएंसी इनटू टाइम टेकन कांस्टेंट है भैया। सो अगर एफिशिएंसी इनटू टाइम टेकन कांस्टेंट है, ओके, ऑलराइट, अगर टाइम टेकन आपका कांस्टेंट है, वर्क डन कांस्टेंट है, तो क्या करोगे आप? ठीक है, ये भी रूल लगा लो, 25% ज्यादा तो वो उतना कम। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि एफिशिएंसी रेशियो जो आपका है वो अगर 5:4 है तो टाइम क्या होगा तुम्हारा? 4:5 होगा। ये बंदा 15 दिन लगा रहा है, 5x3, तो ये होगा 4x3, कैसे भी हो जाएगा 12। Lalit can do a piece of work in 80 days after working 48 days. How much part of the work is left? देखो, ये जो नंबर ऑफ डेज इनको बहुत इत्मीनान से देखो, ये 80 दिन का 80% है, यानी 20% टाइम का काम अभी बाकी है, तो 20% काम बाकी है, तो 1/5 काम बाकी है, 1/5 काम बाकी है। क्या किया मैंने? 80 दिन का काम था, 48 दिन काम हुआ। 48 80 का कितना परसेंट है? गलत लिखा ना मैंने? यस, इट्स रॉन्ग। 60% है, 80 नहीं है। तो 60% काम हो गया, तो 40% बाकी है। सी इज करेक्ट, नॉट बी। देखो मैं क्या कह रहा हूं, 80 दिन है और ये आपका 48 डेज का काम हुआ है। 48 इज 60% ऑफ 80 डेज। 60% समय दोगे तो 60% ही काम होगा, तो काम जो बाकी है वो 40% बाकी है। 40% का इक्विवेलेंट आपका दिया है यहां पर, या फिर आप ऐसे लिख लो 1 - 48/80, तो 1 - 16 से डिवाइड करो, 2/5। Ramesh can do a piece of work in 15 days. Suresh is 20% slower than Ramesh. Find the number of days taken by Suresh to do the same piece of work. अब देखो, 20% slower. What is the meaning of 20% slower? That means what? Time taken is 20% less. Is the meaning of this or something else? If somebody is 20% slower, what is the meaning of 20% slower? मतलब ये हुआ कि कोई अगर 10 यूनिट का काम कर रहा है तो ये भाई साहब 8 ही यूनिट का काम कर पा रहे हैं, तो ये एफिशिएंसी रेशियो दिया हुआ है आपको एक तरह से। तो एफिशिएंसी रेशियो आपका हो गया 5:4। अगर ये 5:4 आपको दिया हुआ है और आपको ये दिया हुआ है कि ये भाई साहब लगा रहे हैं 15 दिन, तो ये 75 यूनिट का काम हो गया, और ये हो गया आपका 75/4, दैट इज 18.75। डी ऑप्शन। कैन यू अप्लाई एबी रूल? यस। 20% लेस ईयर इज -1/5, तो यहां पर आपको मिलेगा +1/4। यहां वैल्यू आपको दिया है 15, तो 15 + 15/4 आपका आंसर है, which is 18.75। ठीक है। A force of 120 men has provision of 56 days. After 14 days, reinforcement arrived, thereby the provision lasts for total of 32 days from the start. Find the strength of the reinforcement. यार देखो, ये प्रोविजन नाम के शब्द ना मेरे को समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर 56 डेज का क्या मतलब है? इसको लिख दो ना फूड। थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि क्या है, वरना तो ऐसे सोचते रह जाएंगे बैठ के।
फूड लगा लो, थोड़ा समझ में आना चाहिए सवाल, ठीक है। भावनाएं मैं समझ गया हूँ सवाल की क्या है, लेकिन प्रोविजन शब्द इतना मजा नहीं आ रहा है, तो फूड लगा लेते हैं। अच्छा, यहाँ खाद्य सामग्री लिखा हुआ है, क्या प्रोविजन का मतलब खाद्य सामग्री होता है क्या? मैंने तो इसको अभी देखा, मुझे तो पढ़ के थोड़ा अजीब लग रहा था, तो मैंने खाना लिख दिया। फूड ही होना चाहिए ना ऊपर फिर तो, क्योंकि हिंदी में तो खाद्य सामग्री लिखा है। प्रोविजन का मतलब खाद्य सामग्री होता है। मेरी अंग्रेजी काफी कमजोर है इस मामले में। प्रोविजन इज ए खाद्य सामग्री? नो, ऐसा तो नहीं होता यार, कुछ भी लिख दिया इन्होंने। ठीक है, एनीवे लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। मतलब 14 दिनों तक इनका कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है। 120 लोगों का 56 दिनों का खाना है, तो 14 दिनों के बाद जो खाना बचेगा वो 120 लोगों का 42 दिन का खाना बचा है, इतना बचा हुआ है, क्योंकि 14 डेज का खाना निकल गया। हाँ ठीक है, 14 डेज बीत गए तो 14 डेज का खाना खत्म हो गया होगा, 120 लोगों का 42 दिन का खाना बाकी है। लेकिन हुआ क्या, कह रहा है कि कुछ लोग और आ गए हैं और उसकी वजह से 32 डेज जो है कह रहा है लास्ट करेगा फूड। तो देखो टोटल जो फूड बाकी है वो 120 लोगों का 42 दिन का फूड बाकी है। एक तरह से ये इक्विवेलेंट से वर्क होता है ना, उसी तरह से 120 इंटू 42 लोगों का फूड है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है ये समझने की जरूरत है आपको। ये अगर 32 दिन ही लास्ट कर रहा है, 32 दिन के लिए ही बच रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो नंबर ऑफ पीपल हैं अब वो बढ़ चुके हैं, x प्लस 120 लोग हो गए। ओके, तो जरा इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालो। तो ये हमारा 32 है, सो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं किससे? 32 को अगर लेंगे तो 32 से पूरा का पूरा तो कटने वाला नहीं है, 8 से कट जाएगा, तो 8 चौके 32 हो गया, 15 हो गया। अब 4 में से 4 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, 2 बचेगा, 21 हुआ। तो ये तो पूरा कट ही नहीं रहा है, एक्स की वैल्यू तो डेसिमल में आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि यहां पर जो डेटा लिखा गया है इसमें एक छोटी सी गलती है, और वो गलती ये है कि ये जो 32 दिन है वो स्टार्ट से दिए हुए हैं, ठीक है। यहां 32 देके सीधे 32 नीचे नहीं डालना है, यहां लिखा है 32 डेज फ्रॉम द स्टार्ट। तो कहने का मतलब ये है कि ये 14 दिन बीतने के बाद, 14 दिन बीतने के बाद ये जो वैल्यू है ये 32 नहीं है, ये आपका सिर्फ 18 दिन है। तो यहां पर आपकी वैल्यू आएगी 18, 120 इंटू 42/18। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आएगी यहां से। अब जरा इसको डिवाइड करो, 3 से डिवाइड कर लो आप, या 6 से डिवाइड कर लो। 6 3 जा 6 7 जा 40। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 280, और x प्लस 120 आपका कितना हो गया? x की वैल्यू आपकी आ गई 160। तो ये जो नई स्ट्रेंथ की एंट्री हुई 14 दिनों के बाद वो कितना है? 160, एंड दैट्स आंसर। तो भाषा का थोड़ा ख्याल रखना है कि ये जो टाइम दिया है आपको 32 दिन फ्रॉम द स्टार्ट, हमें यहाँ पर जो वैल्यू लिखनी है ये 32 दिन शुरू से हैं जिसमें 14 दिन निकल चुके हैं, सो बाकी के 18 दिनों की बात हो रही है, इसलिए 18 डेज आपको नीचे लगाना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी में गलत है। सहायक जवानों के आने के बाद सामग्री कुल 32 दिनों में समाप्त हो जाती है। नहीं नहीं ठीक है, ऐसा नहीं है। अच्छा, आने के बाद, हाँ ठीक है, कुल 32 दिन, मतलब अगर आप ये इंटरप्रिटेशन लगाते हो कि शुरुआत से, इन्हें लिखना चाहिए बस शुरुआत से 32 दिनों में समाप्त हो जाती है, तो सही हो जाता। ओके, कह रहा है 25 लोग आदमी एक काम को 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। आधा काम खत्म करने के बाद 25 और लोग ज्वाइन करते हैं, कह रहा है कितने दिनों में वो कंप्लीट करेंगे बाकी का काम? तो 25 लोग 10 दिन लगाते हैं, आधा खत्म हो गया, 5 दिन का काम बाकी है,
लेकिन तुमने स्ट्रेंथ को डबल कर दिया, सो 2.5 दिन लगेगा, 2.5 days। ठीक है, 25 लोग थे, 10 दिन लगता, आधा काम हो चुका है, यानी 5 दिन का काम बाकी है। स्ट्रेंथ डबल कर दिया आपने 25 से 50, तो टाइम आधा लगेगा, 5 का आधा 2.5। ओके, P can do 6/5 of the work in 30 days, B can do 3/2 of the same work in 30 days, they work together for 8 days and then P left, in how many days will be finish the remaining work? P और B, अच्छा ठीक है। तो देखो 6/5 काम 30 days, so I'm asking what is total काम, 1 unit total काम, तो इसका उल्टा 5/6 into 30, 25 days, 25 दिनों में पूरा काम हो जाएगा। 6/5 काम अगर 30 दिनों में हो रहा है, तो अगर मुझे निकालना है कि 1 यूनिट काम कितने दिनों में होगा, दैट विल बी 25 days। दूसरे केस में क्या दिया, 3/2 काम, ये कौन है आपका, P है। B का देखो पूरा काम, तो आप कहोगे 2/3 into 30, सो 2/3 into 30 अगर आप यहां पर करते हो तो कितना आएगा आपका, आएगा आपका 20 डेज में पूरा काम करने वाला। तो आपका इनका ये निकल गया है कि पूरा का पूरा काम ये कितने कितने दिनों में करेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन्होंने 8 दिन काम किया है एक साथ। अब 25 और 20 का आप एलसीएम निकाल सकते हो 100, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब 4 + 5 जो है आपका ये 9 यूनिट बनेगा, और ये 9 यूनिट से 8 दिन इन्होंने काम किया तो 72 यूनिट काम हो चुका है। 28 यूनिट का काम बाकी है, किससे कराना है, बी से कराना है। बी करता है 5 यूनिट्स अ डे, 5 4 जा और 5 5 जा, 5.6 डेज आपका आंसर हो गया, दैट इज बी। क्लियर? सेम क्वेश्चन कुड हैव बीन डन मच फास्टर यूजिंग परसेंटेज अप्रोच हियर। व्हाई? बिकॉज 25 and 20 यू नो द परसेंटेज इक्विवेलेंट। P का परसेंटेज इक्विवेलेंट कितना हो गया, 4% ए डे। B का कितना हो गया, 5% ए डे। मिला के कितना हो गया, 9% ए डे। 8 दिन का मतलब क्या हो गया, 72%। काम कितना बचा है, 28%। किससे डिवाइड किया, 5 से, कितना आ गया, 5.6। अब यहां पर क्या हो रहा है, लकली जो एलसीएम 100 है और जो परसेंटेज तो हमेशा 100 होता है, दे आर एक्चुअली सेम। कैलकुलेशन में कोई खास अंतर नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज टोटल वर्क भी 100 है, एलसीएम यूज करके परसेंटेज तो हमेशा 100 होता ही होता है, इसलिए आसान है। आपको एलसीएम में भी कुछ कमी नजर नहीं आएगी यहां पर। बट कई ऐसे सवाल होंगे जहां पर स्टैंडर्ड परसेंटेज या टोटल वर्क आपका 100 नहीं बन रहा होगा, लेकिन परसेंटेजेस आर वेरी सिंपलर लाइक दिस, वहां पर आपका परसेंटेज फास्टर हो जाता है। सो कीप ऑन जस्ट लुकिंग एट ऑल दीज पॉसिबिलिटीज, दैट्स इंपॉर्टेंट, यू शुड नो। ऑलराइट, चले आगे बढ़े, अगला सवाल देख लो। P और Q 15 दिन, P Q R 10.5 days, in how many days R alone can complete the task? देखो P + Q 15 दिन लगाते हैं और P + Q + R कितना लगाते हैं, 10.5 days। तो अगर मैं एफिशिएंसी रेशियो निकालूंगा तो 10.5 इधर आएगा और 15 इधर आएगा, 21/30, 7:10। ये आपका एफिशिएंसी रेशियो है। अब आप कहोगे यहां पर यहां से 3 ज्यादा क्यों है, आप कहोगे यही R है, यही R होगा। R की वैल्यू 3 आ गई, क्योंकि यहां PQ है, यहां R एक्स्ट्रा है, तो R की वैल्यू 3 हो गई। टोटल कितना काम है ये समझते हैं, तो आप कहोगे 10.5 की एफिशिएंसी या 7 की एफिशिएंसी लेकर जो बैठा हुआ है, ये इसको 15 दिन लगते हैं काम खत्म करने में। P और Q मिला के 15 दिन लगाते हैं 7 की एफिशिएंसी से, लेकिन अगर यही एफिशिएंसी मेरी 3 है तो टाइम कितना लगेगा, 35 डेज। बी ऑप्शन।
35 डेज। समझ में आया कि नहीं? तो आप एफिशिएंसी रेशियो निकालो। आप कहोगे यहां पर आपने एलसीएम क्यों नहीं निकाला? एलसीएम भी निकाल सकते हो आप, मना नहीं है। आप बस ये कर लो 15 और 10.5 का एलसीएम निकाल लो। आप बस ये देखो कि कहां आपको समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है। यू विल अंडरस्टैंड, यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है कि एफिशिएंसी रूट इज इजियर हियर, क्योंकि वहां पर हम टोटल वर्क मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं। यहां पर अब इसका रेशियो आपको अगर निकालना है एलसीएम, तो आपको थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नंबर नॉन इंटीजर है। एलसीएम आपका 105 ही आएगा। 15 इंटू 7 बनाएगा ये, और ये 10 बनाएगा। 105 आपका एलसीएम बनेगा, पर 105 तक पहुंचने में आपको थोड़ा समय लग जाएगा। वही मैं चाहता हूं आप मत लगाओ। आप एक काम और कर सकते थे कि इन दोनों को डबल कर लो, 30 और 21, और आप एलसीएम निकालो, आपको मिलेगा 210। फिर आप सबको आधा कर दो तो एलसीएम भी आधा हो जाएगा। 30 और 21 का एलसीएम आसानी से निकाल सकते हो आप, 210। सो द मोमेंट उससे डबल करने पे 30 और 21 का एलसीएम 210 है, सबको आधा कर देंगे 210/2 105 एलसीएम आ जाएगा। बट एलसीएम निकालने में थोड़ा टाइम लग रहा है, वो यहां आपका बच जाएगा व्हेन यू टेक एफिशिएंसी एंड सॉल्व इट। ये सवाल पढ़िए। पी कैन डू वर्क 45, क्यू 60, एक साथ 15, फ्रैक्शन ऑफ द वर्क जो बाकी है। अच्छा 15 दिन उन्होंने एक साथ किया है कह रहा है, तो कितना काम बाकी है आपको बताना है। अब देखो इस सवाल को आपको कैसे करना चाहिए। सिंपल इसलिए है ना, ये बहुत आसान सवाल है, क्या ही बोले इसमें। 15 दिन अगर काम हुआ, जो 45 दिन में काम खत्म कर लेता है वो 1/3 काम कर देगा 15 दिनों में, क्योंकि 1/3 टाइम उसको तुमने दिया तो 1/3 काम कर देगा। 60 वाले को तुमने अगर 15 दिन दिया है तो 1/4 काम कर देगा कि नहीं? यस। सो जो काम हुआ है वो कितना हुआ है? 7/12 हो गया। कितना बचा? 1 - 7/12, 5/12। So never ever be fixed to one kind of approach. That's not needed. यहां पर हमने क्या किया है? हमने वर्क को फ्रैक्शन में यूज किया है, and that's pretty decent. थिंकिंग कि 45 दिन में पूरा कर देगा। अगर 15 दिन में दोनों ने मिलकर काम किया है तो दोनों ने 15-15 दिन काम किए ना, तो एक 15 दिन में 1/3 कर देगा, क्योंकि 1/3 टाइम है। दूसरा वाला 1/4 टाइम है 60 का, 1/4 काम कर देगा। 1/3 1/4 हो गया, 7/12 हो गया, 1 - 7/12 आपका आंसर हो गया। यू कैन कंपेयर विद एलसीएम अप्रोच हियर। 45 और 60 दिन है तो एलसीएम बनेगा 180। 45 × 4 60 × 3। अब 4 3 7 की एफिशिएंसी से कितना दिन? 15 दिन। 105 हुआ। कितना बाकी है? 180 - 105, 75/180। 15 × 5 = 75, 15 × 12 5/12। बट इफ यू डू दिस यू विल टेक मोर टाइम कंपेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या खास बात है कि व्हेन यू आर सब्ट्रैक्टिंग टू वेरी स्मॉल नंबर्स, 12 - 7, बट हियर सब्ट्रैक्शन इज 180 - 105। कुछ टाइम लगेगा, एंड देन आपको ये एलसीएम निकालने में भी कुछ टाइम लगेगा। तो हियर यू कैन सेव सम टाइम। इसलिए मैं कहता हूं कभी किसी अप्रोच को लेके फिक्स नहीं रहना है। ठीक है, यू विल व्हेन यू विल रीड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट टू डू टू गेट द आंसर फास्टर। P and Q together can complete a work in 2.4 days. P works alone and complete half of the work and leaves, and then Q works alone and complete the rest of the work. It takes 5 days in all to complete the work. If Q is more efficient than P, then how many days would Q take to complete the work alone? एक साथ 2.4 दिन इनको लग रहे हैं। Q की एफिशिएंसी P से ज्यादा है, तो Q अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा? What will be the answer?
4 days, कुछ नहीं करना है, आंसर लगाना है आपको, और कुछ संभव ही नहीं है। क्यों? देखो P एंड Q मिलके 2.4 डेज लगा रहे हैं, ठीक है। अब जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, ध्यान से देखना, उसका जब तुम हाफ करोगे तो वो 2.4 से कम आएगा। तो अगर मैं यहां पर Q को लिख रहा हूं और P को यहां लिख रहा हूं, तो P जो होगा ना वो 4.8 से बड़ा होगा, ताकि उसका आधा करने पे इससे कम रहेगा ये। सो जो P मेरा है, Q मेरा है, वो लेस देन 4.8 होने वाला है फॉर श्योर। एंड द ओनली ऑप्शन दैट इज देयर इज डी। अमेजिंग, छोटी छोटी चीजें कितने काम की हैं, आपको सवाल में कुछ करना ही नहीं पड़ा। क्या मैंने जो किया है वो सही है? इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बीच में इन्होंने जो भी रायता फैलाया है वो उससे आपका कोई मतलब नहीं है। आपको दो चीजें क्लियर हैं कि Q 4.8 से छोटा होगा और P 4.8 से बड़ा होगा, बस। जब ये दो चीजें मुझे क्लियर हैं, बेसिक जो मैंने शुरुआत में एक्सप्लेन किया है उससे, देन यू आर श्योर कि अगर इन्होंने पूछा है कि कंप्लीट वर्क को करने में कितना टाइम लगाएगा, 4 दिन लगेगा। इसके अलावा कुछ सही नहीं हो सकता है। बट अगर एक ही अप्रोच आता है जिसका नाम है एलसीएम, या जिसका नाम है फ्रैक्शन, है जिसका नाम है परसेंटेज, आप ये चीज कभी सोच ही नहीं पाओगे। इज इट क्लियर और नॉट? मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूं कि अगर P और Q आपको दिए हैं, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि P की एफिशिएंसी, या P मान लो ज्यादा टाइम लेता है, Q कम टाइम लेता है, दोनों को अगर इक्वल मानेंगे तो टाइम हाफ लगेगा। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, बहुत ध्यान से देखिए कि P और Q है मान लिया, और इसको 10 दिन लगता है, और इसको 5 दिन लगता है, इसको 8 दिन लगता है। तो मैं आपको क्या बता चुका हूं कि अगर दोनों Q होते तो 4 दिन लगते, दोनों अगर P होते तो 5 दिन लगते। तो आपका जो P एंड Q मिला के एक काम करेंगे तो जो आंसर होगा वो 4 से 5 के बीच में होगा, क्योंकि एक P है एक Q है। ये आपको मैं शुरू में एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैं उसी चीज का इस्तेमाल कर रहा हूं, और अब मैं यहां रिवर्स एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं कि मैं मान रहा हूं कि मान लेते हैं दोनों P होते, ठीक है। तो आप कहते कि जो टाइम लगता, अगर दोनों P होते तो आप कहते 4.8 लगता, दोनों Q होते तो आप कहते कि चलो 4.8 है Q की वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है कि Q की एफिशिएंसी P से ज्यादा है। सो अगर एफिशिएंसी ज्यादा है तो टाइम टेकन विल बी लेस देन 4.8 इन दैट केस, और यहां पर 4.8 से बड़ा होगा ये। अब कोई कह रहा है कि इफ वन ऑप्शन इज 3 देयर देन, अखंड तो सॉल्व करेंगे यार। देखो क्या होता है, जब हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं तो वी एलिमिनेट बेस्ड ऑन द ऑप्शंस गिवन। इफ यू आर रेजिंग द क्वेश्चन व्हाट इफ देयर इज 3 आल्सो, देन वी हैव टू डू in a detailed manner. Option approach is never an approach which is independent of options. So you cannot raise a question that you put your answers of your choice and then you say कि अब बताओ, क्योंकि फिर तो वो ऑप्शन अप्रोच नहीं है ना। फिर you are basically asking irrespective of whatever is the option, tell me the approach. So you are asking how to solve it step by step. तो आप ऑप्शन के बारे में मत बोलो कि ऑप्शन 3 होता, तो आप ये बोलो कि इसका पूरा अप्रोच बताओ। वो तो मैं नहीं में बताऊंगा आपको, बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये ऑप्शंस मैंने नहीं बनाए, ये मेरी टीम ने बनाया, उनको भी नहीं पता होगा कि ये क्वेश्चन मैं ऐसे सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, समझ में आई मेरी बात कि नहीं? आगे बढ़ जाऊं यार, प्रॉपर समझाऊं? चलो ठीक है, प्रॉपर समझ लो। ये लॉजिक समझ में नहीं है तो आप शुरुआत का जो डिस्कशन मैंने किया था वहां पर आपने उसको हल्के में लिया होगा, मुझे पता है। आपको लगा क्या ये चीजें बता रहे हैं, ये तो सीधा एलसीएम निकालने से निकल रहा है। अब समझ में आ रहा है ना? इतने बड़े सवाल में ये लग गया। ठीक, सोचना थोड़ा घर पे जाके। छोटी छोटी चीजों में ही सब कुछ छुपा होता है। चलो अब इसको प्रॉपरली कर लो। P और Q एक साथ काम को 2.4 डेज में करेंगे। P अकेले काम करेगा और आधा काम खत्म करेगा और चला जाएगा, ऐसा इन्होंने बोला है।
फिर Q आएगा, Q आधा काम करेगा और चला जाएगा। टोटल 5 दिन लगेंगे इस काम को करने में, राइट। होल डेज आर 5। तो जरा एक बात बताओ, 5 दिन है तो एक ने x दिन लिया होगा और एक ने कितना लिया होगा, 5 - x डेज लिया होगा। दैट्स द स्टोरी जो कि क्वेश्चन ने बोला है। मान लेते हैं P ने इतना दिन लिया और Q ने 5 - x डेज लिया। ये चीज एटलीस्ट क्लियर है आपको, ठीक है। अब ये बताओ, अगर कि इसने अगर x डेज में आधा काम किया है तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, ये 2x डेज में करेगा। ये हाफ वर्क है, क्वेश्चन ने बोला है, तो ये 2x में करेगा। और ये पूरा काम कितना करेगा, 10 - 2x में करेगा। ये भी लिख दिया। अब देखिए, आपको पता है कि दोनों मिल जाएं तो 2.4 डेज में काम पूरा कर देते हैं। तो ये हो गया 1/2.4 इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1/10 - 2x। सॉल्व करिए इसको, x की वैल्यू निकल जाएगी। सो ये हो गया 2x इंटू 10 - 2x। यहाँ पर 10 - 2x प्लस 2x आया तो ये 10 आ गया। 1/2.4 लेफ्ट साइड में लेके आओ तो ये बनेगा आपका 4 इंटू, 2 बाहर निकाल रहा हूँ मैं बेसिकली। सो 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24। कटेगा 6 बनेगा। सो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू आपकी पता है क्या आएगी, ये ब्रेक होगा आपका -2 और -3 में। x2 आ जाएगा और x3 आ जाएगा। तो यहां मैं p लिख रहा हूं। x अगर 2 और 3 आया तो आपकी एक पॉसिबिलिटी बन रही है p4 और q को पूरा काम खत्म करने में कितना दिन लगेगा, 6 दिन। और एक x अगर आप 3 रखोगे तो ये बनेगा 6 और 4। अब आपको क्वेश्चन में दिया है कि q की एफिशिएंसी p से ज्यादा है। q की एफिशिएंसी अगर p से ज्यादा है तो ये गलत हुआ, ये सही हुआ, क्योंकि q का समय कम होगा p से। That's why the correct answer is going to be simply D. All right? This option is correct. P को 6 दिन लगेंगे, Q को पूरा करने में 4 दिन लगेंगे। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं इज दैट कि अगर आप सिर्फ टॉपिक को मैथ से सॉल्व करेंगे, ओके, लुक देयर इज अ डिफरेंस। मैं आपको फिर से एक चीज समझाता हूं। देयर इज अ डिफरेंस इन सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे, इसको लेट से आपके पास ऑप्शन नहीं है और आप सब्जेक्टिव पेपर कर रहे हो, देन आपको इस दिशा में सोचने का कोई फायदा ही नहीं है। लोग सोचते ही नहीं है कभी। बट व्हेन यू हैव अ रेंज गिवन, ऑप्शंस गिवन है, एंड यू हैव लर्न्ड लॉजिकली एंड यू नो कि आंसर विल बी लेस देन 4.8, देन द ओनली पॉसिबल आंसर इज टी। यूज करो इसको ना, अपनी अंडरस्टैंडिंग को। बट जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो ये सवाल कैसे करेगा, 4 कैसे मार्क करेगा, उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है, समझ में आया? अगला सवाल देखते हैं। टाइम हो गया यार, कर जाओ। कल आपकी छुट्टी रहेगी संडे की। 5 दिन ही रखेंगे वीक में, जो ताकि आपको समय मिले रिवीजन का। सो इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना। अच्छा, जिन लोगों को वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया मेरा ए हाफ, कोशिश करना घर पे जाके समझ जाओगे, क्योंकि मैंने शुरुआत में अच्छे से समझाया है, बाद में उसी का रिवर्स एप्लीकेशन है इस सवाल में। ये जो है इसका रिवर्स एप्लीकेशन है, उसी चीज का रिवर्स एप्लीकेशन है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या समझाया मैंने? देखो मैंने इसमें क्या समझाया है, मैं फिर से इसको हटा दूं क्या? लिखूंगा नहीं, फिर से समझाऊंगा।
ए ने 10 दिन का काम किया। मैं अगर ये बात नहीं कर रहा हूं कि ए ने कितने यूनिट का काम किया, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि अगर ए ने 10 दिन का काम कर दिया है तो ए कितना दिन और काम करे कि काम पूरा हो जाए? आप कहोगे 4 दिन और करेगा तो काम पूरा हो जाएगा, पर बी ने एंट्री मारी और ए का 8 दिन का काम खराब कर दिया। बी ने अगर 4 दिन काम किया तो वो डबल काम खराब करता है। शुरू में दिया हुआ है कि ए जितना 16 दिन में करता है बी उतना 8 दिन में खराब कर देता है। इसका सिंपल सा मतलब यही हुआ कि ए बी ने क्या किया, उसका काम खराब कर दिया है। कितना? 8 दिन का काम खराब कर दिया है ए का। तो अब ए की सिचुएशन यह है कि जो काम बचा है दैट इज इक्विवेलेंट टू ए का 2 दिन का काम। यानी जो काम बचा है वो ए का 2 दिन का काम बचा है, और ए को कितने दिन काम करना पड़ता है पूरे काम को खत्म करने के लिए? 16 डेज। तो अगर अभी केवल ए का 2 दिन का काम बाकी बचा है तो ए को अभी 14 दिन और काम करना पड़ेगा, क्योंकि द वर्क लेफ्ट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू 2 डेज ऑफ ए का काम। फोर्टीन इज आंसर। अब इसमें क्या लिखूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको हटा दो। कैसे लिखूं? कई चीजें लिख के समझाई नहीं जा सकती। ए का 2 डेज का ऐसे लिख लो आप कि ए का 8 दिन का काम बी ने खराब कर दिया तो ए का 2 दिन का काम बचा। बिल्कुल 14 दिन ही लगेंगे। एलसीएम कहां बता दूं इसमें? मैंने बोला ना एलसीएम 16 मान लो, 8 और 16 का एलसीएम 16 हो गया और सॉल्व कर लो। बी खराब कर रहा है तो -2। ओके, फाइन। सो 2 more minutes, anything you want to know you can ask। पिछले सवाल में अगर पी का टाइम पूछता, देखो अगेन लुक अंडरस्टैंड, यू ऑल आर वेरी ब्रेनी पीपल बट यू डोंट वांट टू यूज योर ब्रेन। You never want to use a brain. You want someone to come and tell you something. Then only you will say yes or no. आपने अभी एक सवाल पूछा है, जरा देखो उसमें आपको मेरा कंफर्मेशन क्यों चाहिए। आप इस सवाल में पूछ रहे हो कि अगर यहां P का टाइम पूछा होता तो क्या यही अप्रोच लगती? What do you mean by this? अगर P का टाइम पूछता तो मैं इतना मूर्ख तो नहीं हूं कि मैं आपको बोलूंगा कि नहीं नहीं P का तो 4.8 से ज्यादा है इसलिए 6 है। मैं कोई जादूगर तो नहीं हूं, क्योंकि ये थोड़ा ना उलट जाएगा। अगर यहां P पूछेगा तो P को लिया गया समय 4.8 से ज्यादा होगा और 4.8 से ज्यादा 3 ऑप्शन दिए होंगे। 3 ऑप्शंस आर मोर देन 4.8। I cannot mark what is the right answer. I don't know what's the right answer. How do I know it is 6? I don't know. समझ में आई मेरी बात की नहीं? तो ये तो वेल अंडरस्टूड होना चाहिए आपके एंड पे कि जो ऑप्शन दिए हैं जब मुझसे क्यों पूछा गया तो मैंने इसको सीधा लगा दिया, बिकॉज आंसर हैज टू बी लेस देन 4.8, एक ही है। लेकिन अगर P होगा तो मोर देन 4.8 होगा, और मोर देन 4.8 के 3 ऑप्शन है, मुझे नहीं पता कि कौन सा सही है। ओके, कृष्णा कह रहे हैं देर आर सो मेनी वेज वी कैन परसीव द क्वेश्चंस, therefore sometimes it takes longer time for solving the question. Look, your test is not today. Okay, your test is on which day? Your test is काफी समय के बाद है। सीखते समय आपको सही से सीखना पड़ेगा, जो समय लग रहा है उसको दो, क्योंकि अगर आप सीखते समय भी समय नहीं देना चाहते हो, आपने कहा सीखते समय भी मुझे एक सवाल में ज्यादा टाइम लगता है, it is worth spending the time. It's worth you spend time over there. तो क्या that's what you have to decide कि if you are going to the exam, do you want to go with half preparation or full preparation? You have to go with full preparation with all possibilities. सोच समझ के जाओ। Okay. The only thing people understand, let me put it very simply and you will understand.
वेरी सिंपली आप बेसिकली ये कहना चाहते हो कि अगर मैं ज्यादा क्वेश्चन को समझ जाऊंगा तो मैं डिसाइड कैसे करूंगा कि मुझे किस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब इसी क्वेश्चन में तुम्हारा आंसर है कि तुम कम नॉलेज के साथ जाना चाहते हो ताकि तुमको पता हो कि तुम्हें कैसे जाना है। टेल मी प्लीज, यही तो तुम्हारा मतलब है कि अगर मुझे कम आएगा, अगर मास्टर मुझसे बोल देगा कि यही अप्रोच लगाना है एलसीएम की अप्रोच, तो फिर मुझे पता है कि बस मुझे इधर ही जाना है वरना मैं भटक जाऊंगा। कौन सा आदमी वाइज कहलाएगा? जिसको एक चीज हर तरीके से मालूम है या फिर एक चीज बस एक तरीके से मालूम है? यू आंसर दिस। द वाइज पर्सन नोज एवरीथिंग, ओके, एंड द वाइज पर्सन इज नेवर कंफ्यूज्ड। मुझे अगर इतनी चीजें मेरे दिमाग में चलती हैं तो क्या मैं कंफ्यूज रहता हूं कि मैं एग्जाम दूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है? नो, योर माइंड इज कैपेबल ऑफ टेकिंग ए राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। वॉट यू नीड इज एफिशिएंसी इन योर थॉट। अगर आपके थॉट एफिशिएंट हैं तो दिमाग को यह भी पता है कि मैं एग्जाम दे रहा हूं, मुझे यहां टाइम बचाना है। यू विल सॉल्व क्वेश्चंस फास्टर, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अपने आप को लिमिट करके मत रखो एटलीस्ट कि हम तो एक ही चीज सीखेंगे, ताकि हमें पता हो कि क्या करना। अभी अपने आप को जज तुरंत मत करो। अभी आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो देन आपको क्वेश्चंस को हर डायमेंशन में देखना जरूरी है, क्लैरिटी लेना जरूरी है। वंस यू हैव क्लैरिटी यू विल बी सॉल्विंग फास्टर देन अदर्स, ओके। अगर पी पूछा तो देन व्हाट विल बी द राइट अप्रोच। मैंने आपको पूरा अप्रोच समझाया यार साइकत बाबू, मैंने आपको दूसरा अप्रोच नहीं सिखाया क्या? पूरा अप्रोच सिखाया आपको, वो यूज करोगे ऑब्वियसली। दैट अप्रोच यू विल यूज। कुछ और होता तो मैं आपको खुद ही बता देता, ओके फाइन। देखिए, जिसको कोई भी वैलिडिटी इस सब चीजों का इश्यू है ना, प्लीज आप एक टिकट रेस करिए, ओके। अगर वो रिप्लाई नहीं करते हैं तब आप मुझे वो टिकट नंबर यहां डाल सकते हो, क्योंकि उसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। आप ओरली कुछ भी बोलोगे, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। समझ में आई मेरी बात कि नहीं? ये आपकी ईमेल आईडी है जिसमें आपका टिकट रेज होता है, आप टिकट रेज कर दो, ठीक है। ऑन टिकट दे आर आंसरेबल, एंड देन if you are not happy with the resolution they give you or they are delaying the resolution, then let me know, भेज देना मुझे, टिकट नंबर बता देना ये क्लास में। जब भी आप इस पे मेल करोगे तो आपके ईमेल पे वापस एक टिकट नंबर आएगा, हैश करके कुछ होता है, नंबर होता है 6-7 डिजिट का, जो भी होता है 5 डिजिट का, वो नंबर मुझे दे देना। देन आई कैन आस्क देम कि भाई दिस इज द टिकट नंबर, कितना टाइम लगा रिजॉल्व होने में, क्या इश्यू है बता दो, ठीक है। ओरली कुछ नहीं कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो ये काम करके मुझे टिकट नंबर क्लास में किस दिन लिख देना, मैं फिर दिखवा लूंगा। दीक्षा जी, आपको यहां पर टिकट रेस करना पड़ेगा, ठीक है। इस ईमेल पे मेल करोगे, टिकट रेस हो जाएगा। कोई पूछ रहा है आपकी ग्रामर इतनी बढ़िया कैसे है? मेरी ग्रामर बिल्कुल बढ़िया नहीं है अभिनव जी, मेरी ग्रामर बहुत ही खराब है, आपको पता नहीं है अभी। मुझे ग्रामर के रूल्स नहीं आते। आप मुझे सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन दे दोगे ना, तो जो मुझे लगेगा मैं वही लगा दूंगा कि हाँ ये सही लग रहा है पढ़ने में, ये खराब लग रहा है, ऐसे ही लगाता हूं मैं ग्रामर, ओके, बिकॉज आई हैव नॉट लर्न रूल्स। तुम मुझसे अगर पूछ लो कि बताओ ये एडवर्ब है या फिर ये एडजेक्टिव है, बत्ती गुल हो जाएगी मेरी, नहीं आता मुझे सीरियसली। इतनी सारी चीजें, फ्रेजल वर्ब, ये सब मैं देखता हूं ना जब हमारी फैकल्टीज के सिलेबस आते हैं कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा, देन आई सी इट एंड आई रियली वांट टू नो। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर इच्छा नहीं है कि मैं इन सब चीजों को जानूं, अच्छी बात है किसी चीज को अच्छे से समझना, बट अब देखो क्या है, मेरे को एग्जाम देना नहीं है, ठीक है। पहली बात, मुझे एग्जाम देना नहीं है, ओके। जो एग्जाम में लिखता हूं, कभी कभी कैट लिखता हूं अब, और कोई एग्जाम तो लिखना नहीं है। और मैंने देखा है कि अंग्रेजी निकालने के लिए ना मेरा कम ज्ञान भी काफी है, ठीक है, क्योंकि जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की, पढ़ते पढ़ते जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे मैंने आपसे बोला कि मैं खाएगा,
हिंदी की बात कर रहा हूं जो हमारी शुद्ध हिंदी है, उसमें अगर मैं बोलूं मैं खाएगा, ठीक है, आपने हिंदी व्याकरण के नियम अगर नहीं भी सीखे हैं लेकिन आपको पता है कि ये गलत है, कुछ मैं खाएगा गलत है, मैं खाऊंगा या मैं खाऊंगी इज अ सही वर्ड. What is this? This is the understanding based on the language, based on the sense you have. तो आप कहोगे कि मैं खाएगा गलत है, ये थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है, ये सही नहीं लग रहा है. वही अंडरस्टैंडिंग मेरी है. सो आई हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, आई हैव रेड मोर एंड मोर, बहुत पढ़ा है मैंने, और मेरी स्पीकिंग भी यही है. मैं आपको बता रहा हूं लिटरली आई डोंट नो व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश. कॉलेज में व्हेन आई वाज इन इंजीनियरिंग कॉलेज मेरी अंग्रेजी बहुत खराब थी. हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ था, इंग्लिश बकवास, ना वोकैबुलरी आती थी ना बोलना आता था. किसी तरह से इंटरव्यू निकाला, उसमें भी हिंदी बोला मैंने. अंग्रेजी बोलते बोलते बीच में और तो तू सब निकल रहा था. फिर मैंने कहा सर कैन आई टॉक इन हिंदी. उसने कहा यस बोलो, हिंदी में बोलो. मस्त इंटरव्यू गया हिंदी में फिर. ठीक है. सो फिर मैंने खूब सारी इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिया. मैं 3-4 साल तक इंग्लिश पढ़ता रह गया. नॉवेल्स में मज़ा आने लगा, खूब सारे नॉवेल्स पढ़े, इंग्लिश के अखबार पढ़ना शुरू कर दिया. बीच में मैंने अंग्रेजी कभी बोली नहीं, बस पढ़ता गया. फिर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया मैथ्स, तो वहां थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलता था, तो मैंने देखा मैं ठीक ठाक बोल लेता हूं. तो कहते क्या है, देखो जब आप भाषा को समझते हो अच्छे से तो आप बोल पाओगे, आप लिख भी पाओगे, बट 100% ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं हो सकता ये. तो मेरा ग्रामर 100% करेक्ट नहीं है. मैं जब भी लिखता हूं तो उसमें ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं. आई नो दैट व्हेन आई स्पीक देयर इज अ ग्रामेटिकल एरर, मे बी, आई डोंट केयर. I don't care. Look, understand, the meaning of communication is not how well you speak. Are you 100% correct on grammar? कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं और आप मेरी भावनाएं समझ पा रहे हो, जो चीज मैं बोलना चाह रहा हूं अगर आप वो समझ पा रहे हो, तो कम्युनिकेशन हो गया. तो मेरा जो अभी काम है, जैसे लेट्स से मैं इंग्लिश बोलता हूं या मैं इंग्लिश लिखता हूं, मेरा कोई मैसेज है जो मैं आप तक पास ऑन करना चाहता हूं, वो पहुंच जाता है और वो 100% पहुंच जाता है बिना किसी इधर उधर हुए. तो वाई डू आई केयर अबाउट ग्रामर? यू शुड केयर अबाउट द ग्रामर बिकॉज यू हैव टू गिव एग्जाम. आपको एग्जाम देना है और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप ग्रामर दो. मैं अपनी इसी नॉलेज से, मैं कैट में जब भी बैठा हूं तो मैंने कैट की इंग्लिश में बड़ी अच्छे स्कोर किया. मैंने 99 परसेंटाइल प्लस इंग्लिश सेक्शन में स्कोर करके रखा है कैट में मैंने. ठीक है, विद द नॉलेज आई हैव. सो मुझे नहीं लगता है कि मुझे अब जिंदगी में यार ऐसा कुछ है भी नहीं कि इंग्लिश पढ़ानी है कभी. इट्स ओके, फाइन. बट ग्रामर मेरा 100% करेक्ट नहीं है. जो ग्रामर आपको करेक्ट लगता होगा, मे बी मैं 98% करेक्ट होता हूँगा, क्योंकि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज की, तो मुझे पता है कब मैं खाऊंगा होगा, कब क्या नहीं होगा. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप ग्रामर सीख के और अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो आपको बहुत समय लग जाएगा. ठीक है, अंग्रेजी बोलने में ग्रामर सीखोगे, फिर सोचोगे मेरा ग्रामर सही है कि नहीं सही है, कूद जाओ मैदान में, बोलना शुरू कर दो, सही गलत सब चलता है. मैं वैसा ही हूं. ठीक है, एनीवे, मैं अभी 1 मिनट, टिकट नंबर बता दो यार, आप लोग लिख लो और ना कहोगे कि मेरा टिकट नंबर. किसने लिखा? 1-2 लोगों ने. हाँ बताओ. 61602 और 62939. ठीक है, लिख लिया मैंने. और कोई टिकट नंबर है किसी का? मैथ्स क्लास में आके अंग्रेजी इंप्रूव किया है या आपने गलत काम किया है, मुझे इसका एक्स्ट्रा पैसा दे देना. ठीक है, जॉब लग जाएगी तो ट्रांसफर कर देना 5-10 हज़ार रुपये. ये फोकट का फायदा हो रहा है लोगों को. ये बहुत बड़ा फीडबैक आता है लोगों का मेरे पास कि उनकी अंग्रेजी बेहतर हो गई, सुनने की आदत पड़ गई, थोड़ा बहुत बेहतर हो गया है. इसका पैसा तो मैं लेता ही नहीं हूँ. इंग्लिश पढ़ाएगा तो इंग्लिश में आग लगा दूँ. मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा नहीं कभी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ. देखिए, अगेन अंडरस्टैंड, टू टीच इंग्लिश यू नीड टू नो ऑल द ग्रामर. ना तो मुझे इतने ग्रामर आते हैं, ना मुझे इतना वोकैबुलरी आती है. ठीक है, तो मैं पढ़ाने के काबिल नहीं हूं. बट हाँ, मैं इतनी अंग्रेजी से कोई भी एग्जाम निकाल सकता हूं अच्छे नंबरों के साथ, इतना मुझे मालूम. ठीक है, चलो घर जाइए. थैंक यू. कल परसों मिलते हैं, मंडे को. बाय बाय.
64301 लिख लिया मैंने, लिख लिया। चलो बाय बाय।